हाँ तो दोस्तों, अपन कहाँ थे? पिछला वीडियो थोड़ा सा मैंने अनएक्सपेक्टेडली बीच में बंद करना पड़ गया था। सॉरी फॉर दैट। हम थे हमने हाइट फिक्स कर ली थी, हाइट ऑफ ग्रेविटी डैम फिक्स कर ली थी। इसके बेसिस पे सिग्मा मैक्सिमम क्या है? प्रिंसिपल मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एट टो। सारी बातें हम टो पे ही कर रहे हैं। मैक्सिमम फेलियर होता है वो टो पे ही चीज़ें होती हैं, टो के बेसिस पे ही बातें कर रहे हैं। ठीक है, सिग्मा मैक्सिमम क्या था? गामा डब्ल्यू एच जी माइनस का सी प्लस का 1। इसके बेसिस पे मैं लिमिटिंग हाइट निकाल चुका था। फिर तीन कंडीशन के बेसिस पे मैं एक विड्थ भी निकाल चुका था, एच अपॉन का √2 जी माइनस का सी। ओवर टर्निंग बी ग्रेटर देन एच अपॉन का √g माइनस का सी। ये किसके बेसिस पे निकाली? टेंशन के बेसिस पे। और बी ग्रेटर देन एच अपॉन का म्यू इंटू जी माइनस का सी, स्लाइडिंग के बेसिस पे। एलिमेंट्री प्रोफाइल के लिए है। क्या है एलिमेंट्री प्रोफाइल? सिंपल ट्राइंगल 90 डिग्री। ये कैसे आया था? पहले पी मैक्सिमम निकाला था, क्या था? समेशन एफ ई बाई पी इंटू 1 प्लस माइनस का 6 ई बाई पी। अगर ई लेस देन बी बाई 6 है कहीं भी, सेंट्रिसिटी बी बाई 6 से कम है, तो नो टेंशन एनीवेयर इन द डैम। अब इसमें क्या था? बी बाई 6 कैसे आया था? ये बी बाई 2 था, ये एक्स था, ये रिजल्टिंग था लोड का, ये एक्स बार हो गया था। तो ये जो था इसेंट्रिसिटी सेंटर से बी बाई 2 माइनस का एक्स बार। ठीक है, अब थोड़ा सा अपन इसको और देखते हैं कि क्या क्या है, कैसे सवाल पूछे जाते हैं। एलिमेंट्री ग्रेविटी डैम के लिए ओवर टर्निंग, टेंशन, दोनों में क्या आ रहा है? लेटर आ रहा है टी टी टी, और इसमें रूट आएगा, रूट में भी टी आ रहा है। ऐसे अपनी इसको याद कर सकते हैं। यही केस ज़्यादा डोमिनेट करता है। क्यों करता है डोमिनेट? इसमें तो √2 आएगा, तो ये तो वैल्यू हमेशा कम ही आएगी, ये वैल्यू ज़्यादा आती है, ये डोमिनेट करता है। इन दोनों में से डोमिनेट जो करेगा उसके बेस पे अपन विड्थ डिसाइड कर लेते हैं। विड्थ बी डिसाइड हो गई, एच डिसाइड हो गई, हाइट, अपना डिज़ाइन एलिमेंट्री प्रोफाइल पूरा कंप्लीट डिज़ाइन हो गया। ठीक है, फिर क्या है? ये इसी का मैक्सिमम था, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस गामा डब्ल्यू इंटू एच इंटू जी माइनस का सी प्लस का 1। एब्सोल्यूट प्रेशर गामा डब्ल्यू इंटू एच पता ही है। एच क्या है? प्रेशर हेड जहाँ पे अपने को निकालना है। ये अगर क्या है, हमने ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड की है, तो ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड करने पे अपलिफ्ट प्रेशर ऐसे डिसाइड हो जाता है। जैसे इसमें पूछा गया है, अपलिफ्ट फोर्स पूछ लिया है इन्होंने, हमें अपलिफ्ट प्रेशर पता है, तो इस पूरे का एरिया जो भी प्रेशर डायग्राम होता है उसका एरिया निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? फोर्स आ जाएगा। ऐसे तो निकालते हैं अपन। या वाटर प्रेशर निकालूंगा, ये वाटर प्रेशर हो गया, गामा डब्ल्यू इंटू एच। इस पूरे प्रेशर डायग्राम का एरिया निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? फोर्स आ जाएगा। इसमें आएगा पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट विड्थ मान लो, पर यूनिट लेंथ मान लो। ठीक है, गामा डब्ल्यू इंटू एच प्लस का 1/3 ऑफ गामा, दोनों का डिफरेंस, वो आ जाता है यहाँ पे। यहाँ पे प्रेशर कितना है? एक ये बचा, इसका कैसे निकालूंगा मैं?
फोर्स कैसे निकालूंगा? ये एक है, ये ट्रायंगल है, ये है, ये ट्रायंगल है। इन सबको मिला के मैं एरिया निकालूंगा तो फोर्स आ जाएगा। यही है, ये हमने कर लिया। क्या कर लिया, ये किया नहीं हमने। एन एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ए ग्रेविटी डैम मेड अप ऑफ कंक्रीट हैज ए स्पेसिफिक ग्रेविटी, जी की वैल्यू दे रखी है, अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस दे रखा है, आप लिफ्ट को नेगलेक्ट कर देना है। द हाइट एंड बेस विड्थ शुड बी, पहले मैं हाइट निकाल लूँगा, जी मैंने C+1, आप लिफ्ट को नेगलेक्ट करना तो सी की वैल्यू 0 ले लूँगा और वैल्यू आ जाएगी मेरी एच की। बेस विड्थ पूछी है, नो टेंशन के लिए ये, स्लाइडिंग के लिए ये सब वैल्यू दी नहीं है तो मैं सीधा इसमें निकाल लूँगा, एक वैल्यू 0, लेकिन नेगलेक्ट अपलिफ्ट को नेगलेक्ट करना है। ये हमने कर लिया। ये हमें पता है कि ओवरटर्निंग की में देखो इसमें क्या क्या है, टू चेक दैट डैम इज सेफ, ओवरटर्निंग, टेंशन, स्लाइडिंग एंड मैक्सिमम स्ट्रेसेस। तो ये एनालिसिस ऑफ ग्रेविटी डैम है, ये हमें पता है। देखो ये फोटो क्यों लगाई गई है, ये अपना डैम था ग्रेविटी डैम, हील टो, अपने को पता है जिस डायरेक्शन में वाटर है, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आगे आगे भी काम आता है। इसमें जब रिटर्निंग वॉल पढ़ते हैं अपन स्ट्रक्चर में या फिर आरसीसी में रिटर्निंग वॉल पढ़ते हैं तो भी अपन कंफ्यूज रहता है कि टो कौन सा है, हील कौन सा है। तो ये अपने को पता चल गया, ये टो है, मैक्सिमम चीज़ें अपने इसी के अराउंड निकालते हैं, हेल भी सबसे ज़्यादा यही होता है डैम में। ये हील हो गया, तो ऐसे मानोगे यही अपना क्या है, ग्रेविटी डैम। और इस टाइप से खड़े हैं तो ये टो हो गया, ये हील हो गया। पहला स्टेप क्या है, जब भी ग्रेविटी डैम एनालिसिस करेंगे तो पहला स्टेप है कैलकुलेट ऑल द फोर्सेस, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड लोकेशन। ठीक है, टो के अबाउट मोमेंट ले लो, मोमेंट रेजिस्टिंग, मोमेंट ओवरटर्निंग। एफोर्स ओवरटर्निंग के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी ओवरटर्निंग क्या होगी, जो मोमेंट रेजिस्ट कर रहा है डिवाइड बाई जो मोमेंट ओवरटर्निंग करा रहा है। टेंशन के लिए निकालूंगा, पता है मुझे टेंशन कहीं भी नहीं हो तो E लेस देन B/6, सेंट्रिसिटी शुड बी लेस देन B/6। ये अभी बताया हमने, ये है B/2, ये मानो को रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट यहाँ से पास हो रहा है। तो मैं जब निकालता हूँ तो एक्स बार निकालता हूँ, एक्स बार कैसे निकालूंगा, समेशन M डिवाइड बाई समेशन V, नेट मोमेंट डिवाइड बाई वर्टिकल फोर्स, वर्टिकल लोड। इससे मेरा ये एक्स बार आता है, क्योंकि मेरा जो वर्टिकल मोमेंट है वो मेरा टो के अबाउट है, तो ये एक्स बार आ गया। ये पता चल गया है कि रिजल्टेंट कहाँ से पास हो रहा है। और लेकिन मुझे इसेंट्रिसिटी निकालनी है तो वो कैसे निकालूंगा, B/2 माइनस का एक्स बार। सेंट्रिसिटी इसमें हमेशा निकालते हैं B/2 से, सेंटर से। तो ये होनी चाहिए B/6 से कम, ये B/6, ये B/6, तो मिडल वन थर्ड में अगर रिजल्टेंट लाई कर रहा है, मिडल वन थर्ड में अगर रिजल्टेंट लाई कर रहा है तो देयर विल बी नो टेंशन एनीवेयर इन द डैम। ठीक है, एक्स बार निकाल लिया, समेशन M बाई समेशन V, नेट मोमेंट समेशन MR माइनस समेशन M नोट समेशन V, एक्स बार आ गया तो E निकालूंगा B/2 माइनस का एक्स बार, एंड E शुड बी लेस देन B/6। ये मैं टेंशन चेक कर लूँगा, कहीं भी टेंशन नहीं आ रही है। स्लाइडिंग के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये क्या है, ये वो फोर्स है दैट विल रेजिस्ट द स्लाइडिंग, फोर्स दैट रेजिस्ट स्लाइडिंग। और ये वो है जो फोर्स जो स्लाइड को एक्चुएट कर रहा है, जो स्लाइडिंग करवा रहा है। इन दोनों का डिवाइड आपस में, स्लाइडिंग के लिए एफ फोर्स आ जाएगा। स्ट्रेस के लिए ये P मैक्सिमम, मैक्सिमम स्ट्रेस, P मिनिमम, समेशन V/B 1 + -6 E/B। ये कहाँ से आया, MY/I से आया। और फिर आगे एफ या फिर सिग्मा मैक्सिमम, गामा W/H, G माइनस का C+1। इससे मैं क्या निकालता हूँ, लिमिटिंग हाइट निकाल लेता हूँ। लिमिटिंग हाइट निकाल ली,
बी निकाल लिया, एच निकाल लिया, सभी के लिए एफ ओस निकाल लिया, तो मेरा एनालिसिस पूरा कंप्लीट हो गया। तो इसमें कुछ भी फॉर्मूले नहीं है अपने, सारे फॉर्मूले अपने को पता चल गए। फिर डेरिवेशन आ जाए तो अपने को कैसे कैसे चलना है पता होना चाहिए। तो देखो पी मैक्सिमम जो अभी अपने निकाला था, पी मैक्सिमम और पी मिनिमम समेशन एफ बाई बी 1 + 60 बाई बी, यहाँ से शुरू करूँगा। समेशन एफ पता था मुझे, डब्लू यहाँ लग रहा है, यू ऊपर लगेगा अपलिफ्ट, समेशन एफ क्या हो जाएगा, डब्लू माइनस का, डब्लू पता है, यू पता है, निकाल लिया, इसमें वैल्यू रख दी। तो पी मैक्सिमम एट तो कितना हो गया, गामा डब्लू इंटू एच इंटू जी माइनस का सी, और पी मिनिमम एट हिल 0 हो गया। ऐसे ही प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालूंगा तो सेक स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करूँगा, पी मैक्सिमम इंटू सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा अपने को उससे पता ही है 1 प्लस का बी बाई एच, याद नहीं करना है इसको, ये याद करना है, ये थीटा है तो ये बी है, ये एच है। tan थीटा की वैल्यू बी बाई एच, बी की वैल्यू कैसे रखूँगा मैं, नो टेंशन वाली, बी शुड बी ग्रेटर देन एच अपॉन का रूट जी माइनस का सी, ये वैल्यू रखूँगा तो ये आ जाएगा सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू, ये आएगी गामा डब्ल्यू इंटू एच जी माइनस का सी प्लस का 1, मैक्स प्रिंसिपल स्ट्रेस एट तो प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही शियर स्ट्रेस निकालूंगा मैक्सिमम, गामा डब्ल्यू एच रूट जी माइनस का सी, शियर स्ट्रेस कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, सिंपल सिंपल सी। फाइंड द विड्थ ऑफ एलिमेंट्री ग्रेविटी डैम, हाइट 100 मीटर है, जी दिया हुआ है, सीपेज कोफिशिएंट एट बेस सी की वैल्यू दी हुई है। तो मैं तीनों से निकाल के, अगर किस टाइप का क्वेश्चन है उस टाइप से देखूँगा। बी शुड बी ग्रेटर देन एच अपॉन का रूट 2g माइनस का सी, इसे तो आएगी नहीं क्योंकि तो ओवर टर्निंग वाला है, ओवर टर्निंग वाला तो डोमिनेट करता नहीं क्योंकि रूट 2 आ जाता है, वैल्यू कम ही आती है। दूसरा क्या है, बी ग्रेटर देन एच अपॉन का रूट जी माइनस का सी, इसे निकालूंगा एक वैल्यू, एक वैल्यू निकालूंगा एच अपॉन का म्यू जी माइनस का सी, म्यू की वैल्यू दी भी नहीं है तो इससे नहीं निकालेंगे, केवल इसी से निकाल के आगे बढ़ जाएंगे, जो इस क्वेश्चन में ऐसे ही किया है। दूसरा क्या क्वेश्चन है, डिटरमाइन द मैक्सिमम बेस विड्थ ऑफ एलिमेंट्री ग्रेविटी डैम विद द फॉलोइंग डेटा, जी दिया हुआ है, सी जी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, तीनों से फॉर्मूले से निकालूंगा। पहला फॉर्मूला तो ज़्यादा डोमिनेट करेगा नहीं क्योंकि टेंशन वाला फॉर्मूला डोमिनेट कर जाएगा। टेंशन वाला क्या था, एच अपॉन का रूट जी माइनस का सी, एंड म्यू भी दिया हुआ है तो बी ग्रेटर देन एच अपॉन का म्यू जी माइनस का सी, दोनों फॉर्मूले से निकालूंगा, जो बी की वैल्यू ज़्यादा आएगी वो मेरा आंसर हो जाएगा। 17.86 मेरा आंसर हो गया। ओके ओके ओके, हमने गेट के क्वेश्चन कर लिए, हमने इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के क्वेश्चन कर लिए, ये भी वैसी चीज़ें हैं, उन्हीं फॉर्मूले को याद किया हुआ है। प्रिंसिपल स्ट्रेस, ओवर टर्निंग, टेंशन, स्लाइडिंग, जैसे अभी जैसे मैंने पहले कैसे याद किया था, ज़्यादा टी टी होता है, रूट में भी टी आता है तो इन दोनों में तो टी आएगा। ओवर टर्निंग वाला ज़्यादा इफेक्टिव होता नहीं क्योंकि रूट टू आता है, टेंशन वाला इफेक्टिव हो जाता है क्योंकि इसमें बी की वैल्यू ज़्यादा निकल के आती है। अपने वैसे करके सारे याद हो जाएंगे, स्लाइडिंग में फ्रिक्शन आएगा ही आएगा, इसमें रूट नहीं आएगा। ठीक है, अब अपन छोटी मोटी चीज़ें और देख लेते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया था, फाउंडेशन का ट्रीटमेंट करते हैं अपन, जहाँ अपन डैम बनाया उसमें फाउंडेशन का ट्रीटमेंट करते हैं। क्यों करते हैं, एक तो सॉइल को स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए, सॉइल की स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए तो अपन करते हैं कंसोलिडेशन ग्राउटिंग। सॉइल फिर कंसोलिडेट होगी, सॉइल में पढ़ते हैं अपन
सॉइल कंसोलिडेट होती है तो अपन ग्राउटिंग करके पहले कंसोलिडेट कर देते हैं। जो पोर्स होते हैं उनमें पहले ग्राउट फिल कर देते हैं। ये तो हो गया कंसोलिडेशन ग्राउटिंग टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। दूसरी अपने को सीपेज का इशू रहता है, सीपेज कम करना है, उसके लिए करता हूँ मैं कर्टेन ग्राउट। कर्टेन लगा दिया ऐसे मान लो, यहाँ से पाइपिंग होके सीपेज आ रहा था, पाइपिंग को कम करना है, मतलब एक कर्टेन टाइप का बना दिया, समझ रहे हो, और उस परमेबिलिटी कम कर दी उसकी। तो मैंने कर्टेन टाइप का बना दिया तो इसको बोल दिया कर्टेन ग्राउटिंग। अब सीपेज नहीं होगा इधर से उधर, ये मेरा सीपेज रिड्यूस करने का तरीका होगा। तो ये मेरे दो मेथड है ट्रीटमेंट ऑफ फाउंडेशन की। ग्राउटिंग करूँगा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए एंड सीपेज रिड्यूस के लिए। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए क्या कौन सी ग्राउटिंग? कंसोलिडेशन ग्राउटिंग। सीपेज रिड्यूस के लिए कर्टेन ग्राउटिंग। और क्या है, फ्रीबोर्ड प्रोवाइड करते हैं अपन डैम में, टॉप एक्स्ट्रा हाइट इसके लिए प्रोवाइड करते हैं, तो पता ही है। वे कुछ वेव आए तो उसका वाटर, यहाँ तक मान लो वाटर फिल किया मैंने, कुछ वेव आई मतलब इसके ऊपर ओवर टॉपिंग हो गई, इसको रिड्यूस करने के लिए फ्रीबोर्ड दे दिया। वेव को रिड्यूस करने के लिए, फ्लड को रिड्यूस करने के लिए, फ्लड को टैकल करने के लिए कि पानी ऊपर से ओवर टॉप ना हो एंड अनएक्सपेक्टेड राइज कभी हो अर्थक्वेक वगैरह के कारण, तो उसको ओवर टॉपिंग को रिड्यूस करने के लिए मैं फ्रीबोर्ड प्रोवाइड कर देता हूँ डैम में। ये क्या है? टॉप एक्स्ट्रा हाइट है। कुछ अजम्पशन है ग्रेविटी डैम एनालिसिस में, सिंपल से अजम्पशन है। हम डैम को जब एनालिसिस करते हैं तो करते हैं कि डैम मेड ऑफ कैंटिलीवर्स ईच 1 मीटर स्ट्रिप की, तो ये इंडिविजुअली बिहेव करता है, ये हमारा अजम्पशन रहता है। मेटेरियल इज होमोजेनियस एंड मेटेरियल इज इलास्टिक, ये तीन अजम्पशन है ग्रेविटी डैम एनालिसिस की। डैम मेड ऑफ कैंटिलीवर्स 1 मीटर स्ट्रिप की, मेटेरियल इज होमोजेनियस एंड मेटेरियल इज इलास्टिक। कुछ ग्राफिकल मेथड भी होते हैं डिजाइन के। डैम को मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया, हर एक स्ट्रिप का समेशन वी निकाला, समेशन एच निकाला, एक रिजल्टेंट आएगा, ऐसे ही फिर इसका निकाला, इसका रिजल्टेंट आएगा, सबको प्लॉट कर दिया और क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया, और इसी से मैं आगे डिजाइन कर देता हूँ। ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड है। इतनी बड़ी स्ट्रक्चर होती है डैम तो उसमें जॉइंट भी देने पड़ते हैं, क्योंकि एक बार में अपन ना तो कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे, और एक बार में कंस्ट्रक्ट भी कर दिया तो फिर भी टेम्परेचर को बचाने के लिए, टेम्परेचर क्रेक ना हो, श्रिंकेज क्रेक ना हो, उसके लिए अपन बीच में जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। तो एक तो कंस्ट्रक्शन जॉइंट हो गया ड्यूरिंग पोरिंग स्टेज, मतलब कंस्ट्रक्शन स्टेज में कंस्ट्रक्शन जॉइंट एंड कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट किस लिए? टेम्परेचर एंड श्रिंकेज क्रेक्स को रिड्यूस करने के लिए कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट देता हूँ। कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट में क्या प्रोवाइड करता हूँ मैं? वाटर स्टॉपर्स प्रोवाइड करता हूँ। उसको क्या बोलते हैं? वाटर स्टॉप्स। वाटर स्टॉप्स आर प्रोवाइडेड इन जॉइंट टू प्रिवेंट लीकेज। इसके होते हैं रबर के होते हैं या कॉपर स्ट्रिप्स होती हैं, दो पोर हैं, मतलब दो लिफ्ट की मैंने, तो उनके बीच में मैंने कॉन्ट्रैक्शन जोड़ दिया, यहाँ मैंने क्या लगा दिया? वाटर स्टॉप लगा दिया, सो दैट लीकेज इज प्रिवेंटेड। ओके, शेयर की हमने पता ही था, हमने पढ़ा था एफओएस अगेंस्ट स्लाइडिंग के लिए क्या होगा? म्यू समेशन वी अपॉन का समेशन एच। अब अगर मैंने शेयर की प्रोवाइड की तो मैं क्यू इंटू बी भी कर देता हूँ, यही शेयर की वाला कॉन्सेप्ट था। शेयर की क्यों प्रोवाइड करता हूँ? फाउंडेशन में नोच होती है टू इम्प्रूव द एफओएस अगेंस्ट स्लाइडिंग। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो गया है डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेविटी डैम। बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है। क्या क्या फोर्सेस थी हमने देखे, मेजर फोर्सेस जो हमें आगे एलिमेंट्री डैम को हमने एलिमेंट्री माना, एनालिसिस करने के लिए हमने सिंप्लीफाई किया, तो उसमें हमने कौन कौन से वेट लिए थे, कौन कौन से फोर्सेस लिए थे? वेट लिया था डैम का, वाटर प्रेशर लिया था, और अपलिफ्ट प्रेशर लिया था। ये मेजर फोर्सेस हो गए। सेकेंडरी फोर्सेस अपने एनालिसिस में इंजीनियरिंग लेवल पे इतने काम नहीं आते,
फिर भी अपने कुछ कुछ वैल्यू याद रखनी होती है। हमने वेव प्रेशर अच्छे से पढ़ा, हमने अर्थक्वेक पढ़ा, और हमने सिल्टो सेडिमेंटेशन प्रेशर, हमें आइडिया रहता ही है एक्टिव अर्थ प्रेशर वाला, जो अपन इसमें पढ़ते हैं, सॉइल में पढ़ते हैं कि ए वन माइनस एन भाई अपन वन प्लस एन भाई। और आइस प्रेशर भी लेते हैं, विंड प्रेशर भी लेते हैं, टेम्परेचर और थर्मल स्ट्रेस भी लेते हैं। ये जब डिज़ाइन करते हैं एक्चुअल में, तब अपन इन फोर्सेस को लेते हैं। कैसी कंडीशन है, अगर आइस बनने के चांस है तो अपन आइस प्रेशर भी ले लेते हैं। तो इस सब ये प्रेशर ये डिज़ाइन में काम आते हैं। इनकी अपने को वैल्यू पता होनी चाहिए, कैसे निकालते हैं, और इनको अपने को कंप्लीट पता होना चाहिए कि बेसिक क्या है एलिमेंट्री प्रोफाइल सिंप्लीफाई करने के लिए। तो एलिमेंट्री प्रोफाइल में अपन वेट ऑफ डैम, वाटर प्रेशर एंड अपलिफ्ट प्रेशर ही यूज में लेते हैं। वेव प्रेशर हमने देखा ही था, प्रेशर निकालना है 2.4 इंटू गामा डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू। कहाँ पे, एच डब्ल्यू बाई 8 पे एक्ट करेगा, कहाँ से, स्टिल वाटर लेवल से। ये मेरा एच डब्ल्यू बाई 8 हो जाएगा, कैसे बनेगी एच डब्ल्यू बाई 8। टोटल वेव प्रेस वो वेव फोर्स, इसका मैं इस वाले प्रेशर का मैं प्रेशर डायग्राम का एरिया लूँगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, टोटल वेव फोर्स आ जाएगा कितना, 2 इंटू गामा डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू का स्क्वायर। कहाँ लगेगा ये, 3 एच डब्ल्यू बाई 8 पे लगेगा। एच डब्ल्यू का भी फॉर्मूला है, हाइट ऑफ वेव है, हाइट ऑफ वेव है। शिल्ड प्रेशर हमें पता ही है, अर्थक्वेक हमें पता ही है। अर्थक्वेक का क्या पढ़ा था हमने, दो टाइप के अर्थक्वेक आएंगी, हॉरिजॉन्टल भी इफेक्ट आएगा अर्थक्वेक का, वर्टिकल भी इफेक्ट आएगा अर्थ का। इसको हमने वैल्यू ले लेते हैं 0.1 जी से 0.2 जी, इसको ले लेते हैं हम 75% ऑफ एल्फा एच। एल्फा भी दो डायरेक्शन में लग सकता है, एल्फा भी ऊपर लगेगा तो फोर्स नीचे लगेगा, और वेट भी नीचे लग रहा था। डब्ल्यू प्लस टोटल मेरा इफेक्टिव वेट है वो मेरा इंक्रीज हो जाता है, तो मेरे स्ट्रेसेज इंक्रीज हो जाते हैं। अब अगर अल्फा भी लग गया नीचे की तरफ, तो मेरा एफ भी कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। वेट कहाँ लग रहा था, नीचे। मेरा इफेक्टिव वेट क्या हो गया, इफेक्टिव वेट कम हो गया। इफेक्टिव वेट कम हो गया तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वेट से तो मेरे को सारा वो करवाना है, क्या सारी चीज़ों को बैलेंस वेट ही तो करा था, और वेट कम हो गया, इफेक्टिव वेट कम हो गया, तो ये भी मेरा मेरा क्रिटिकल केस बन जाता है। अल्फा वी के दो क्रिटिकल केस बन जाते हैं। अब एशिया अर्थक्वेक में हॉरिजॉन्टल में भी था, अगर एक तो इसमें हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर था, हाइड्रो मतलब पानी लगाएगा, डायनेमिक मतलब ड्यूरिंग अर्थक्वेक लगाएगा। एक हाइड्रोस्टैटिक था, हाइड्रोस्टैटिक को हमने अलग ही कंसिडर कर लिया। हाइड्रोडायनेमिक में क्या आएगा, प्रेशर आएगा कितना, 0.555 एल्फा एच गामा डब्ल्यू इंटू एच स्क्वायर। कहाँ लगेगा ये, 4h/3 पाई पे लगेगा। कहाँ से, बेस से। एक सेकंड रुकना बीच। हेलो, हाँ जी भैया, मैं आपको नंबर देता हूँ भैया, उस पर करना बात, मैं थोड़ा सा बाहर आ गया। हाँ 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 वही। ओके। ठीक है, तो अपना अर्थक्वेक आ गया, इनर्शिया फोर्स, हाइड्रोडायनेमिक फोर्स। इनर्शिया किस पे लगता है, डैम की बॉडी पे लगता है। कोई इनर्शिया मास होता है, इनर्शिया किसको बोलते हैं, मास। तो मेरा सॉलिड मास हो तो डैम की बॉडी सॉलिड मास है। हाइड्रोडायनेमिक किस पे लगेगा, वाटर लगाएगा, वाटर हिलेगा नहीं, कह रहा नहीं मैं क्यों हिलूँ, मैं तो एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दूंगा। 0.55 एल्फा एच इंटू गामा डब्ल्यू इंटू एच स्क्वायर 4h/3 पाई फ्रॉम बॉटम। ठीक है, ये एम इंटू ए था ही, एम कितना मास हो गया, डब्ल्यू/जी, ये कितना था, एल्फा एच। इसमें दो केस बनते हैं क्रिटिकल केस में, वाटर रिजर्वेयर इज फुल, रिजर्वेयर इज एम्प्टी। इसमें दोनों ऐड हो जाते हैं, ये क्रिटिकल केस बन जाता है। जब एम्प्टी है तो टो रीजन में कोई टेंशन ना आए, क्रेक डेवलप हो सकते हैं ड्यूरिंग अर्थक्वेक, ये अपन देख चुके थे। डैम के हमने टाइप देख लिए, बहुत सारे टाइप के होते हैं डैम, बेसिस ऑन द मटेरियल, बेसिस ऑन द
यूसेज बेसिस ऑन द ओवरफ्लो, बेसिस ऑन द हाइड्रोलिक डिजाइन, बेसिस ऑन द स्ट्रक्चरल बिहेवियर, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटी डैम, आर्च डैम, बटरेस डैम और एम्बैंकमेंट डैम हमने हाइट के हिसाब से देख लिए, हमने यूसेज के हिसाब से देख लिया और मटेरियल की अवेलेबिलिटी के हिसाब से देख लिया। क्या क्या कंसिडरेशन लेती हैं जियोलॉजिकल कंसिडरेशन? वैली नैरो होनी चाहिए, रॉक का एट लेस डेप्थ, रॉक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इम्परवियस फाउंडेशन होना चाहिए, अबैटमेंट स्टेबल होने चाहिए, कोई फॉल्ट और जॉइंट ऑफ क्रैक नहीं होना चाहिए, सिस्मिक सेफ्टी देख लेते हैं एंड इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन भी देख लेते हैं। क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं डैम कंस्ट्रक्शन की? इस प्रॉब्लम, सबमर्जेंस प्रॉब्लम, इसके लिए हमने रिहेबिलिटेशन कर दिया था। फेलियर कई टाइप के हमने देखे थे, बॉम्ब प्रॉब्लम भी हो जाती है, हमने फेलियर देख लिया था। ओवर टॉपिंग, ऊपर से फेलियर, नीचे से पानी निकल गया और स्ट्रक्चर ही फेल हो गया। स्ट्रक्चर फेलियर हमने आगे डिटेल में पढ़ा है पूरा। फॉर्मूले इसके थोड़ा सा फिर देख लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो है प्रिंसिपल स्ट्रेस का मैक्सिमम। सिग्मा मैक्सिमम क्या होगा? गामा डब्ल्यू इंटू एच इंटू जी माइनस का सी प्लस का 1। ठीक है, कहाँ से आया ये आया पहले पी मैक्सिमम और पी मिनिमम निकाला, यानी नॉर्मल स्ट्रेस निकाले हमने। क्या है? नॉर्मल स्ट्रेस है। कहाँ से निकाले? ये समेशन एफ ई बाई बी इंटू 1 प्लस माइनस का 6 ई बाई बी से, डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस का ड्यू टू बेंडिंग स्ट्रेस। ये डायरेक्ट स्ट्रेस है, ये मोमेंट के कारण स्ट्रेस है। निकाल लिया हमने। इसमें ई की वैल्यू बी बाई 6 रखी, माइनस वाला तो जीरो हो जाएगा और पी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी एट टू आ जाएगी गामा डब्ल्यू इंटू एच इंटू जी माइनस का सी। फिर आती है शियर स्ट्रेस। कैसे, क्या फॉर्मूला रहता है इसका? पी मैक्सिमम इंटू टेन थीटा, पी आ जाते हैं गामा डब्ल्यू इंटू एच रूट ऑफ जी माइनस का सी। हमने ये फॉर्मूले पूरे हो गए। इसके बेसिस पे मैं लिमिटिंग हाइट ऑफ ग्रेविटी टैंक डिसाइड कर लेता हूँ। लिमिटिंग हाइट ऑफ ग्रेविटी टैंक, क्योंकि ये जो मेरा सिग्मा मैक्सिमम है वो मेरा एफ जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कंक्रीट की उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बेसिस पे मैं एच लिमिटिंग निकाल लेता हूँ। ये हो गया। फिर आता है एलिमेंट्री प्रोफाइल का केस। ये भी एलिमेंट्री प्रोफाइल का ही था। इसमें मुझे अभी बी निकालना है। बी के मेरे 3 फॉर्मूले हैं। बी शुड बी ग्रेटर देन एच अपॉन का रूट टू जी माइनस का सी। ओवर टर्निंग ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है। डोमिनेंट कौन करता है? टेंशन करता है। ये क्या हो गया? टेंशन। एंड बी ग्रेटर देन एच अपॉन का म्यू ऑफ जी माइनस का सी। क्या आ जाएगा? स्लाइडिंग का केस। वो ज़्यादा डोमिनेट नहीं करता है, ये दोनों डोमिनेट करते हैं। इनके बेस पे मैं विड्थ निकाल लेता हूँ। जो दोनों का आएगा वो मैक्सिमम इसका नहीं ले लूँगा और मेरा एलिमेंट्री प्रोफाइल की विड्थ आ गई, हाइट आ गई, स्ट्रेसेस आ गए, सारा देख लिया। ये क्या था? बस घुमा फिरा के यही चीज़ें थी और तो कुछ खास था नहीं इसमें। अब अपन चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमने बहुत देर पढ़ लिया इसको, लगभग 2 घंटे पढ़ लिए। 2 घंटे का टॉपिक ये था नहीं, अभी हमने काफ़ी टाइम लगा दिया इसमें। ओके गाइज, शुरू करें। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ थ्योरेटिकल है, अपन एक एक करके चीज़ें पढ़ते हैं। डैम आया तो स्पिलवे भी आएगा भाई। डैम के ऊपर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? स्पिलवे। अपन यहाँ स्पिलवे प्रोवाइड कर देते हैं एक्स्ट्रा वाटर निकालने के लिए, एक्स्ट्रा पानी निकालने का रास्ता स्पिलवे। इसमें क्यू का फॉर्मूला आएगा स्पिलवे का, सी डी एल एच की पावर 3/2। इसमें ध्यान रखना, जब भी ये क्यू वाला फॉर्मूला आएगा, ये वियर के लिए भी आएगा, ये नोच के लिए भी आएगा और ये स्पिलवे के लिए भी आएगा। ये स्पिलवे है, ठीक है। तो इसमें मीटर की पावर
5/2 तो आएगा ही आएगा, लेंथ की पावर 5/2, लेंथ की पावर 1 प्लस लेंथ, ये भी लेंथ ही है, तो इसमें टोटल कितना आ गया, एच की पावर 5/2 टाइप का आ गया, लेंथ की पावर 5/2। तो एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और सी डी इंटू एल इंटू एच की पावर 3/2। इसमें जो एल आता है इसमें अपन लगाते हैं करेक्शन। क्यों लगाते हैं करेक्शन? क्योंकि मान लो हमने स्पिलवे ऐसा बनाया, ठीक है, इसमें पानी जा रहा है, ये हमने क्रेस्ट हाइट, हमारी क्रेस्ट हाइट है, ठीक है, तो इसके ऊपर कितना हेड बचता है, ये तो हो गया एच, और फिर ये एल है, ये कितनी है, एल है। इसमें अपन एंड करेक्शन लगाते हैं, जो थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे अपन ओसीएफ में, इसमें एंड करेक्शन लगाते हैं। क्या आते हैं वो, 0.01 इंटू एन इंटू एच, ये इसका एंड करेक्शन होता है। 0.01 एन यानी एक साइड लगा रहे हैं कि दोनों साइड लगा रहे हैं, तो दोनों साइड लगा रहे हैं तो 2 हो जाएगा, और एच कितना मेरा हाइट है, जो मेरा हेड है इसका, वो क्रेस्ट, क्रेस्ट लेवल के ऊपर जितना हेड है वो होगा। आगे अपन देखते जाओ इसको। नंबर ऑफ, अब क्वेश्चन पूछता है कि नंबर ऑफ वाटरवेज एंड गेट्स बताओ। क्यू गिवन होगा, एल विड्थ गिवन होगी, तो अपन क्या करेंगे, क्यू निकाला, एल निकाल ली पूरी, क्यू गिवन होगा तो हम एल विड्थ निकाल लेंगे ये, और फिर डिवाइड बाई कुछ गेट विड्थ होंगी, जैसे मान लो हम एक प्रोवाइड नहीं करते ये, जैसे कई सारे प्रोवाइड करते हैं। ये इतने स्पिलवे किए हमने, इसकी L1 लेंथ है, इसकी भी L1 लेंथ है, इसकी भी L1 लेंथ है, इस L1 लेंथ की इतने डिसाइड किए। टोटल मैंने देखे कि इतनी L चाहिए, तो मुझे कितने नंबर ऑफ स्पिलवे गेट चाहिए, L/L1, तो मेरा काम हो जाएगा। तो इसे नंबर ऑफ गेट आ जाते हैं। H क्या है, हाइट ऑफ वाटर लेवल माइनस का हाइट ऑफ क्रेस्ट, ये मेरा हाइट ऑफ क्रेस्ट हो गया, मतलब बॉटम से देखा मैंने, हाइट ऑफ क्रेस्ट ये हो गया, मैंने स्पिलवे बनाया, और यहाँ पीछे मेरा ये हाइट ऑफ वाटर लेवल है, तो इन दोनों का माइनस कर दूंगा, तो क्या आया, क्रेस्ट के ऊपर कितनी, सॉरी, क्रेस्ट के ऊपर कितनी मेरी हाइट बची, इस वाले क्रेस्ट के ऊपर कितनी हाइट बची, कितना हाइट बचा, यही मेरा हाइट हो जाता है। ठीक है, क्या होता है कि टाइप ऑफ स्पिलवे कितने होते हैं, कई टाइप के स्पिलवे होते हैं, अभी इसमें देखिएगा, देखो ओजी स्पिलवे होता है, शूट स्पिलवे होता है, साइड चैनल होते हैं, एंड साफ्ट होता है, मॉर्निंग ग्लोरी भी कहते हैं साफ्ट को, ये साफ्ट है, बीच में डैम के बीच अपस्ट्रीम में प्रोवाइड करते हैं। तो इसे मॉर्निंग में देखो तो काफ़ी अच्छा शानदार नज़ारा दिखता है, इसका शानदार नज़ारा दिखता है, इसका नज़ारा, साइड सीइंग अच्छी होती है, इसलिए इसको बोलते हैं मॉर्निंग ग्लोरी। इसको बोलते हैं मॉर्निंग ग्लोरी, साफ्ट को। साइड चैनल हो गए, जैसे एकदम से ये डैम के साइड में एक साइड चैनल निकाल दिया, इसको साइड चैनल बोल दिया, शूट स्पिलवे बोल दिया, एक ओजी स्पिलवे हो गया। ठीक है, नाम याद रखने अपने, टाइप ऑफ स्पिलवे ये होते हैं। अब तुम्हें बता रहा था कि वियर होता है, नोचेज होते हैं, इनके भी फॉर्मूले हैं, किसके, क्यू का। अभी बस यहाँ बता रहा हूँ, बाकी अपन इसको डिटेल में उसी अपने पढ़ेंगे। रेक्टेंगुलर वियर का फॉर्मूला 2/3 CD√2G, ये एल इफेक्टिव को मान लो इसको, तो एंड करेक्शन के बाद एल माइनस का 0.01 इंटू एन इंटू एच की पावर 3/2। तो इसमें भी देखो, ये एक मीटर हो गया, और एक मीटर की पावर 3/2 हो गया, मीटर की पावर कितने हो गया, 5/2। ऐसे ही नोचेज में देखो, क्यू बराबर 8/15 CD tan θ/2 इंटू एच की पावर 5/2। तो इसमें भी एच की पावर 5/2 आ गया, और तो कहीं लेंथ का है नहीं, तो ये भी मीटर की पावर 5/2 हो गया। तो ऐसे अपने को फॉर्मूला याद करना है, ये नोचेज का, ये वियर का। इन सभी फॉर्मूलों में जहाँ भी एल लिखे वहाँ इफेक्टिव विड्थ लेनी होती है अपने को, यानी लेंथ विड्थ माइनस का एंड डायरेक्शन। एंड डायरेक्शन क्या होता है, अभी बताया था,
0.01 इंटू n इंटू एच, और एक्स्ट्रा कुछ भी दिया हो तो वह एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। जैसे 0.01 इंटू एन इंटू एच ई ये हो गया, प्लस इसमें के कुछ दिया होता है तो वो भी अपन ले लेते हैं। जैसे आगे अपन क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें दिया हुआ होगा। एक आता है इसमें जो एच होता है, एल तो इफेक्टिव हमने कर लिया, एल माइनस का इंटीग्रेशन, एच है वो भी एच इफेक्टिव होता है। क्या? ये तो हमने देखा कि क्रेस्ट के ऊपर कितना मेरा हेड अवेलेबल है, ये मेरा एच डी हो गया, प्लस एक एच ए होता है। एच ए क्या होता है? हाइट डिफरेंस हो गया एच, तो हेड ऑफ वाटर लेवल अबव क्रेस्ट। लेकिन जब हम वियर और नोचेज लगाते हैं तो पूल का लेवल बढ़ जाता है, तो वही है एच इफेक्टिव, एच प्लस का एच ए। एच ए मतलब ड्यू टू अप्रोच वेलोसिटी, तो ये इसका फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई टू जी, वी अप्रोचिंग वेलोसिटी डिवाइड का होल स्क्वायर बाई टू जी। इस वेलोसिटी के कारण भी एक हेड एक्स्ट्रा इंक्रीज हो जाता है, जिसको अपन अप्रोच हेड ड्यू टू अप्रोच वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये करके ये दोनों इफेक्टिव हेड बन जाता है। ठीक है, आइडिया है अपने को। ये बड़ा सा क्वेश्चन है, इसको खुद से ट्राई करना। पहले नंबर ऑफ गेट निकलवाएगा वो, या नंबर ऑफ गेट वगैरह सब दिए हुए होंगे। सी डी की वैल्यू दी हुई है, एच डी की वैल्यू दी हुई है, एच ई इफेक्टिव वी स्क्वायर बाई टू जी। सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, सी डी इंटू एल इंटू एच की पावर 3/2। ये करेक्शन लगाएंगे एल माइनस का, जो भी चीज़ें दी हुई हैं दोनों साइड करेक्शन दिया हुआ है। अपन ऐसे सोचेंगे, मान लो इतने सारे नोचेज नहीं वियर लगाए हुए हैं, रेक्टेंगुलर वियर, तो मैं पूरी देखूंगा कि मुझे पूरा कितना करेक्शन करना पड़ता है। इसके लिए 2 करेक्शन, इसके लिए 2 करेक्शन, इसके लिए 2 करेक्शन, टोटल करेक्शन देख लूँगा, टोटल नंबर देख लूँगा। तो 0.01 इंटू नंबर इंटू एच, ऐसे करके मैं इफेक्टिव लेंथ इफेक्टिव विड्थ निकाल लूँगा, एच निकाल लूँगा। ऐसे करके मेरी चीज़ें क्यू आ जाएगा, डिस्चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं। तो कुछ भी नहीं था इसमें, एक फॉर्मूला था स्पिलवे का बेसिक सा, क्यू बराबर का सी डी इंटू एल ई इंटू एच ई की पावर 3/2। एल ई एल माइनस का एंड करेक्शन, एच ई एच प्लस का, एच ई कितना हो जाएगा, एच प्लस का अप्रोचिंग वेलोसिटी, हेड ड्यू टू अप्रोचिंग वेलोसिटी वी ए स्क्वायर बाई टू जी। आसान था। बाकी टाइप ऑफ स्पिलवे, ओजी स्पिलवे, शूट स्पिलवे, साइड चैनल और शाफ्ट। रेक्टेंगुलर वियर नोचेज को अपन अभी फॉर्मूले देख लिए, आगे इनको डिटेल में और पढ़ेंगे। इस वाले सब्जेक्ट में नहीं, वो शेप का पार्ट है, और इसमें और पढ़ेंगे। अब आता है जब स्पिलवे से पानी गिरता है तो हाइड्रोलिक जंप बनता है। ये ओ शेप का पार्ट है, लेकिन अपन थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं इसमें क्या होती है। हाइड्रोलिक जंप की डेफिनेशन देखो, रैपिड ट्रांजिशन फ्रॉम द सुपर क्रिटिकल फ्लो टू सब क्रिटिकल फ्लो विद ए सडन राइज इन वाटर एंड डिसिपेशन ऑफ लार्ज एनर्जी, इसी को कहते हैं हाइड्रोलिक जंप। यहाँ पे वाटर आया, स्पिलवे से पानी गिराया, तो यहाँ पे बन जाता है सुपर क्रिटिकल फ्लो से आगे जाता है ये सब क्रिटिकल फ्लो में बन जाता है। और ये होता है टेल वाटर कर्व, ये होता है जंप हाइट कर्व, टेल वाटर कर्व, और इन दोनों को मैच करते हुए अपन आगे चीज़ें देखेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। हाइड्रोलिक जंप समझ में आ गया, सुपर क्रिटिकल फ्लो से सब क्रिटिकल फ्लो में आता है विद ए सडन राइज इन वाटर एंड डिसिपेशन ऑफ लार्ज एनर्जी। कुछ कुछ फॉर्मूले होते हैं इसकी, मैंने तो ये सीक्वेंट और कॉन्जुगेट डेप्थ वाला फॉर्मूला है, फॉर्मूला देख लो, याद अपन इसको ओसीएफ में करवाएंगे, बड़ी आसान सी चीज़ें होती हैं। y2 बराबर क्या होता है, y1/2 -1 प्लस का √1 प्लस का 8 f/(1)²। जो ये 1 यहाँ है वही 1 यहाँ लेंगे, वैसे फॉर्मूला। अगर y1 का निकालूंगा तो y2/2 इंटू -1 प्लस का √1 प्लस का 8 f/(2)²। ऐसे दो सिंपल सिंपल से फॉर्मूले हैं। y1 y2 क्या है, कॉन्जुगेट और सीक्वेंट डेप्थ।
एक अल्टरनेट डेप्थ होती है, ये तो कॉन्जुगेट डेप्थ और सीक्वेंट डेप्थ है, ये हाइड्रोलिक जंप में काम आती है। एक अल्टरनेट डेप्थ होती है, अल्टरनेट डेप्थ स्पेसिफिक एनर्जी में आती है। ये आगे अपन ओसीएफ पढ़ेंगे तो देखेंगे एनर्जी कितनी लॉस होती है। इसका फॉर्मूला है y2 माइनस y1 का होल क्यूब अपन का 4y1 y2। ठीक है, अभी ज़्यादा काम नहीं आएंगी, अभी और चीज़ें देखो। एक होता है जंप हाइट कर्व, हाइड्रोलिक जंप में कितनी डेप्थ अचीव करी, कितनी हाइट अचीव करी, रिक्वायर्ड डेप्थ y2। हाइड्रोलिक जंप बनने के लिए कितनी डेप्थ चाहिए, ये हो गया y2, इसको बोलते हैं हाइड्रो जंप हाइट कर्व GHC। एक आता है टेल वाटर कर्व, टेल वाटर में कितना पानी है, ये मेरा डैम हो गया, यहाँ एक पूल था, पानी जाए किस में गिरेगा, पूल में गिरेगा, तो ये हो गया टेल वाटर कर्व। और ये जो बना ये हो गया y2 GHC जंप हाइट कर्व। इसके बेसिस पे अपन क्या करते हैं, ये स्टीलिंग मशीन है, ये अप्रोन है, इनकी लेवल डिसाइड करते हैं, इनका इनको किस लेवल पर किया जाए क्या है कैसे हैं ये भी देखते चलो। TWC टेल वाटर कर्व, GHC जंप हाइट कर्व, अपने को आइडिया लग गए कि डाउनस्ट्रीम में एक्चुअल वाटर डेप्थ कितनी है, वो टेल वाटर कर्व हो गया, नाम से लग रहा है जंप हाइट कर्व है, जंप के समय हाइड्रोलिक जंप में कितनी डेप्थ है, जंप हाइट कर्व हो गया। अब अपन चाहते हैं कि दोनों बराबर हो जाए, तो बेस्ट कंडीशन बन जाती है TWC बराबर का GHC, तो परफेक्ट जंप बनता है, बेस्ट कंडीशन है। TWC ज़्यादा है और GHC कम है, तो TWC तो इतना है, मान लो ऐसे जंप करके गया, टेल वाटर कर्व तो यहाँ है, टेल वाटर कर्व यहाँ है, और जंप बन के गया वो यहीं बनना है, जंप यहीं इतना ही बना, y2 इतना ही बना, ये पूरा वाटर है, ये तो जंप सही से बना ही नहीं, जंप क्या हो गया, ड्राउंड जंप हो गया, जंप सही से बना ही नहीं, कम पड़ गया जंप, तो ड्राउन हो गया, डूब गया जंप, तो इसमें मतलब यहीं इतना ही जंप बना, जंप तो टेल वाटर में डूब गया, ड्राउन, जंप ड्राउन, यानी एनर्जी डिसिपेशन इतना अच्छा नहीं मिलेगा इसमें, एनर्जी डिसिपेशन खराब होगा इसमें। ये अपने को साथ में एनर्जी डिसिपेट भी तो करनी है, मेन काम तो अपना एनर्जी डिसिपेट करने का ही है। अगर TWC GHC से कम है, टेल वाटर करो, टेल वाटर करो तो मान लो इतना ही था, तो मेरा जंप बन गया इतना, पानी आया, हाइड्रोलिक जंप बना और जंप यहाँ तक बन गया, तो इस केस में कहते हैं कि ये कोई जंप बनता ही नहीं है, पानी केवल सिंपल ऊपर कूदता है, कोई एनर्जी लॉस वगैरह नहीं होती, इसको अपन जंप नहीं मानते, यानी जंप नहीं बनेगा, वाटर केवल शूट करेगा। अब कहते हैं कि बेसिन फ्लोर ऐसे रखो, बेसिन का फ्लोर है यानी एप्रोन का जो लेवल है, ये यही बेसिन है, ये बेसिन का लेवल है, बेसिन फ्लोर ऐसे रखो कि एक्चुअल डेप्थ है TWC टेल वाटर कर्व और GHC/2 दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो इसी से अप्रोन लेवल आ जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे, टेल वाटर का लेवल माइनस का y2, तो मेरा क्या आ जाएगा, अप्रोन का लेवल आ जाएगा, यही अप्रोन है, यही मेरा बेसिन फ्लोर है। अब देखो क्या होता है, TWC एंड GHC की मदद से बेसिन फ्लोर को ऊंचा या नीचा कर दो, सो दैट TWC बराबर का GHC, टेल वाटर करो इक्वल टू जंप हाइट करो, तो क्या हो जाएगा, अपना परफेक्ट जंप बनेगा। TWC अगर ज़्यादा है, टेल वाटर करो ज़्यादा है, सोचो टेल वाटर करो मेरी यहाँ है और जंप मेरी इतना ही बना, तो क्या करूँगा मैं, इस बेसिन को ऊपर उठा दूंगा, तो अब मेरा दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। TWC ज़्यादा है और लेवल उठा दूंगा, TWC कम है तो क्या कर दूंगा, डाउन कर दूंगा। इसको ऐसे भी सोच सकते हो, अगर GHC कम है, जंप हाइट करो कम है, जंप हाइट करो छोटी पड़ गई तो फ्लोर को उठा दो, जंप हाइट करो ज़्यादा है, फ्लोर को क्या कर दो, डाउन कर दो, फाइनली क्या कर दो, TWC बराबर का GHC कर दो। ठीक है, तो TWC से मतलब TWC दिया हो, अपन तो GHC निकालेंगे, कहा कि TWC ज़्यादा है, नहीं अपन तो जैसे कहेंगे कि GHC कम है, जंप हाइट करो y2 छोटा पड़ गया, क्या करो इसको,
हाइट दे के, एप्रोन लेवल की हाइट दे के उठा दो इसको और बराबर कर दो, फ्लोर ऊपर कर दो, फ्लोर डाउन कर दो, इसमें क्या कर दो, परफेक्ट TWC और GHC को मैच करवा दो। यही है इसमें। जैसे इसमें देखो हाइड्रोलिज्म की हो सकता है डेप्थ ज़्यादा आ गई हो, ज़्यादा आ गई, TWC यहीं रह गया, तो मैं क्या किया, एप्रोन को डाउन ले आया, डाउन ले आया तो क्या आ जाएगा, दोनों बराबर आ जाएंगे। तो इसमें देखो ये डाउन किया हुआ है, एप्रोन विद ड्रॉप, डाउन कर दूंगा तो TWC एंड GHC विल बी इक्वल। ठीक है, ये इतना सही कॉन्सेप्ट था इसका। अब आता है कि बस इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, y2 निकाल दो मुझे, जंप हाइट करो मैं अगर निकाल दूंगा, TWC दिया हुआ होगा, दोनों को मैच करके बता दूंगा कि मेरा एप्रोन का लेवल डाउन होगा या अप होगा, बस यही पूछता है वो। फिर मैं एनर्जी डिसिपेटर लगा दूंगा कुछ, ताकि वो एनर्जी डिसिपेट भी हो जाए, वो आगे अपन देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी अपने को y1 कुछ दिया हो, f1 दिया हो, तो मैं y2 निकाल लूँगा। क्या फॉर्मूला था y2 का, y2 बराबर का y1/2, हाइड्रोलिज्म का फॉर्मूला है कॉन्जुगेट डेप्थ का, y1 एंड y2 क्या है, कॉन्जुगेट डेप्थ है, 1 प्लस का 8 FR1 स्क्वायर, ये y2 फॉर्मूला आ गया। क्या है ये, जंप हाइट करो, टेल वाटर करो दिया हुआ होगा, दोनों को देखेंगे कौन ऊपर कौन नीचे, GHC मान लो कम रह गया, जंप हाइट करो कम हो गया, नहीं तो ड्राउन केस बनेगा, क्या करूँगा मैं इसमें, अपना लेवल को उठा दूंगा, क्या हो जाएंगे फिर, GHC इज इक्वल टू TWC हो जाएंगे। कितना उठाऊंगा, दोनों का डिफरेंस जो आएगा उतना उठा दूंगा। अब मान लो GHC ज़्यादा है, TWC कम है, जंप हाइट करो ऊपर जा रहा है, तो मैं अपना लेवल को डाउन कर दूंगा, ताकि क्या हो जाए, TWC बराबर GHC हो जाए। वैसे इतना सा कॉन्सेप्ट है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, अब क्वेश्चन देखो, वाटर डिस्चार्जेज एट द रेट ऑफ 298 मीटर क्यूब पर सेकेंड, क्यू दिया हुआ है, और ए स्पिलवे ऑफ 14 मीटर वाइड इनटू ए स्टीलिंग बेसिन, तो अपना बेसिन था स्टीलिंग बेसिन, एप्रोन लेवल, एप्रोन स्टीलिंग बेसिन, ये सब सेम टाइप की चीज़ें हैं, एट सेम विड्थ, ठीक है। वाटर लेवल बिहाइंड द स्पिलवे इज 61 मीटर ओवर डेटम, रिवर वाटर लेवल इन द डाउन स्ट्रीम इज 29.2 मीटर ओवर डेटम। ठीक है, द रिवर बेड इज पेव्ड फ्लश विद द बेड लेवल टू एडजस्ट adequate length to form the jump basin, ठीक है। Assuming that no energy is distributed in the flow down the spillway, find the basin invert level required for a hydraulic jump to be formed within the basin। अब इसका PYQ बुक में जो आंसर था ना, वो तो दे रखा था एम्पिरिकल टाइप की कुछ इक्वेशन बना रखी थी बड़ी बड़ी, उनसे दे रखा था। इसमें तुम्हें दिखा भी दूँ कि किस टाइप की इक्वेशन देता है, इस टाइप की बड़ी बड़ी इक्वेशन से वो सोल्व करता है। ये अपन इसमें नहीं जाएंगे, अपन चलेंगे बेसिक्स में। क्या है बेसिक्स, देखो अपन कन्वेंशनल मेथड से सोल्व करेंगे। हमें क्या चाहिए, y2 चाहिए, TWC दिया हुआ है, y2 आ जाए तो अपना काम हो जाए। y2 के लिए क्या चाहिए हमें, y1 और FR1 चाहिए। स्पेसिफिक एनर्जी के कॉन्सेप्ट से जाते हैं, y1 प्लस v1 इसका बाय 2g, ये स्पेसिफिक एनर्जी है, होती है OCF में पढ़ेंगे अपन, y1 प्लस v1 स्क्वायर बाई 2g, q बराबर a इंटू वी होता है, a इंटू वी होता है, a क्या होगा, b इंटू वाई हो गया, v हो गया q बराबर q बाई b को क्या कर दूंगा, स्मॉल q लिख दूंगा, v इंटू वाई, इसी को मैं v1 स्क्वायर बाई 2g क्या कर दिया, q स्क्वायर बाई y1 स्क्वायर कर दिया। अब इसमें हीट एंड ट्रायल मेथड से y1 निकाल दूंगा मैं, y1 आ गया, FR आ गया, आउट्स नंबर v बाई रूट जी डी आ जाएगा मेरा y1। आगे अपने इनको और डिटेल में, बहुत आसान आसान चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं है, लेकिन अभी अपने को OCF नहीं पढ़ा हुआ तो अपने को थोड़ी सी टफ लग रही है, बाकी जिसने पढ़ रखा है उसके लिए आसान है। तो FR1 निकाल दिया, फ्लाउट्स नंबर, y1 FR1 आ गया, तो y2 आ गया मेरा, y2 आ गया 9.94 मीटर का, और TWC दिया हुआ 29 मीटर का। अब सोचो
TWC दिया 29 मीटर का, मेरा जंप आया 9 मीटर का ही, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना लेवल उठाऊँगा, मेरा कितना 29.2 माइनस 9.92, लगभग 20 मीटर उठाऊँगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, TWC इक्वल टू GHC आ जाएगा। लगभग मैं 20 मीटर उठाया अपना लेवल को, बेसिन लेवल को उठाया, एंड दैट विल बी माई आंसर। कि ये देखो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, कुछ भी नहीं है, आसान सी चीज़ें होती हैं। कि आपको नंबर ऑफ गेट निकलवा लेगा, CDLE HE/3/2C, आपको स्टीलिंग बेसिन या फिर जो भी अपना लेवल है उसकी हाइट पूछवा लेगा, क्लोराइड बेसिन, RL ऑफ दिस, ये आसान है। और क्या है, Q बराबर A इंटू बी सी हो जाता है फॉर्मूला, ये तो आसान है। अब इसमें एक चीज़ और बच गई है, वो और देख लेते हैं अपन। एनर्जी डिसिपेशन डिवाइस, स्पिलवे पढ़ लिया हमने, डैम पढ़ा हमने, डैम पढ़ा, उसके ऊपर से स्पिलवे पढ़ लिया, TWC/GHC का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, हाइड्रोलिक जंप पढ़ लिया हमने इसके कॉन्सेप्ट पे। अब एनर्जी डिसिपेशन तो हमने करवाया नहीं, यहाँ पे एनर्जी डिसिपेट भी होती है। एनर्जी डिसिपेट करवाने के लिए हम कुछ डिवाइस लगाते हैं। देखो क्या होती है एनर्जी डिसिपेशन डिवाइस, ये डिवाइस स्पिलवे के नीचे लगाते हैं, ठीक है, स्पिलवे के डाउन डाउन साइड डायरेक्शन में। जब पानी स्पिलवे से गिरता है तो उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, सो टू कंट्रोल दैट एनर्जी, अगर एनर्जी ज़्यादा रहेगी तो वो क्या करेगा, स्कोरिंग करेगा प्लस कैरियर कर सकता है डाउन स्ट्रीम ऑफ डैम को। इसलिए अपन क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी डिसिपेटर्स प्रोवाइड करते हैं। सिंपल कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं, कोई एनर्जी डिसिपेटर ऐसा कुछ कोई मैकेनिकल टर्म नहीं है, कॉन्क्रीट से बनाएंगे अपन सिंपल सी एनर्जी डिसिपेशन डिवाइस। सिलेक्शन ऑफ डिवाइस डिपेंड्स अपॉन द वही TWC एंड GHC वाला कॉन्सेप्ट पे ही एनर्जी डिसिपेशन डिवाइस का जो सिलेक्शन है वो डिपेंड करेगा। 4 टाइप की डिसिपेशन डिवाइस हैं, स्टीलिंग बेसिन, स्लोपिंग अप्रोन, रोलिंग बैकेट एंड स्काई जंप बैकेट। क्या है, स्टीलिंग बेसिन अपने इंडिया का फेवरेट है, इंडिया का बेसिक है तो सभी का फेवरेट होता है। यूज वहीन TWC इक्वल टू GHC, अगर आराम से जंप बन रहा है TWC एंड GHC इक्वल आ गया आपका, तो आप स्टीलिंग बेसिन प्रोवाइड कर दो। क्या है स्टीलिंग बेसिन, स्टीलिंग बेसिन के 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला एक यहाँ ब्लॉक बना दो, शूट ब्लॉक बोल दो, शूट ब्लॉक, बैफल ब्लॉक बोल दो, एक और ऐसी स्ट्रक्चर बना दो, लास्ट में क्या बना दो, एंड सील बना दो। तो शूट ब्लॉक, बैफल ब्लॉक, एंड सील। शूट ब्लॉक स्टार्टिंग में लगा दो, स्टीलिंग स्टीलिंग बेसिन, ये पूरा स्टीलिंग बेसिन है, ये है क्या है, स्टीलिंग बेसिन है। इसके 3 कंपोनेंट है, शूट ब्लॉक, बैफल ब्लॉक एंड सील्स। शूट ब्लॉक क्या करता है, यहाँ फ्लो को ब्रेक कर देता है, सबसे पहले लगाया फ्लो को ब्रेक कर देगा। बैफल ब्लॉक क्या करेगा, टर्बुलेंस क्रिएट करेगा, आगे पानी जाएगा इसमें टर्बुलेंस क्रिएट करेगा। और एंड सील क्या करेगा, जंप को स्टेबलाइज कर देगा, इसके ऊपर जब कोई जंप बनेगा तो जंप स्टेबलाइज हो जाता है, टर्बुलेंस बनाता है, फ्लो को ब्रेक कर देता है, फ्लो ब्रेक, टर्बुलेंस क्रिएट एंड स्टेबलाइज द जंप। ठीक है, इसके लिए एक अपना IS कोड भी है, IS कोड 4997। क्या बोलता है, डिफाइन किए हुए 4 टाइप ऑफ स्टैंडर्ड सीटिंग स्टीलिंग बेसिन। इंडिया ने 4 टाइप के स्टैंडर्ड स्टीलिंग बेसिन डिफाइन किए हैं। क्या नाम है, स्टीलिंग बेसिन 1, 2, 3 एंड 4। स्टीलिंग बेसिन 1 एंड 2 तो क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल एप्रोन होते हैं, मतलब सिंपल हॉरिजॉन्टल एप्रोन है। स्टीलिंग बेसिन 3 और 4 क्या है, स्लोपिंग एप्रोन है, थोड़ा सा स्लोप दे देते हैं। ठीक है, स्टीलिंग बेसिन 1 क्या है, अगर आपका प्राउड नंबर लेस देन 4.5 है, स्टीलिंग बेसिन 1 दे दो। FR ग्रेटर देन 4.5 है, स्टीलिंग बेसिन 2 दे दो। प्राउड नंबर 4.5 का मतलब आपका स्ट्रॉन्ग
अच्छा खासा आपका हाइड्रोलिक जंप बनेगा। तो टाइप 2 का स्टीलिंग मशीन दे दो, नॉर्मल साइज जंप बनेगा, स्टीलिंग मशीन 1 दे दो। ये स्लोपिंग एप्रोन है। फिर आपका TWC GHC मैथ नहीं कर रहा तो अपन स्लोपिंग अप्रोच दे देते हैं। लेंथ ऑफ बेसिन इज जनरली केप्ट 5 टाइम्स y2 माइनस y1। इसमें कहीं दिखा भी रखी होगी, इसमें दिखा रखी थी, देखो ये लेंथ ऑफ स्टीलिंग मशीन कितनी देते हैं, 5 टाइम्स y2 माइनस y1 दे देते हैं। अब स्लोपिंग एप्रोन था, स्टीलिंग मशीन हमने पढ़ लिया जब लगभग TWC एंड इक्वल टू GHC का प्रोवाइड करते हैं। टेल वाटर कर्व बराबर का जंप हाइट कर्व है, वो तो अपन स्टीलिंग मशीन दे देती है। स्लोपिंग एप्रोन कब देती हैं, जब फ्लोर को स्लोप दे देती हैं थोड़ा, जंप को कंट्रोल करती हैं। कब यूज करते हैं, जब TWC एंड GHC थोड़ा सा मिस मैच हो, दोनों इक्वल ना हो, थोड़ा सा मिस मैच हो तो अपन स्लोपिंग एप्रोन दे देते हैं। फिर आता है रोलर बकेट। रोलर बकेट कब देते हैं अपन, जब TWC GHC से बड़ा हो, तो पानी को उछाल के फेंकते हैं। देखो GHC कम रह गया, GHC इज लेस देन TWC, यानी जंप सही नहीं बनेगा, ड्राउंड जंप बनेगा, तो ड्राउंड हाइड्रोलिक जंप बनेगा। इसको काउंटर करने के लिए क्या करते हैं अपन, एक इस टाइप की वाटर बकेट बनाते हैं, रोलर बकेट, सर्कुलर मोशन में बनता है। अगर TWC ग्रेटर देन GHC है तो जंप डाउन हो जाता है, हमें पता है, इसलिए पानी को रोलर बना के ऊपर फेंक देते हैं ताकि TWC बराबर GHC हो जाए। यही रोलर बकेट है। क्या एक सर्कुलर मोशन में आएगा यहाँ, और जो GHC है वो TWC के बराबर की हाइट गेन कर लेगा। इसी को क्या बोलते हैं, रोलर बकेट। इसका ही जंप बकेट क्या होता है, जब GHC बहुत बड़ा हो जाए, GHC बड़ा हो TWC से, हमें पता है इस केस में हाइड्रोलिक जंप नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, TWC तो यहीं रह गया, तो मेरा हाइड्रोलिक जंप बनते हुए यहाँ पहुँच गया, तो ये हाइड्रोलिक जंप नहीं बनेगा इस केस में। अगर जंप हाइट करो ज़्यादा है TWC से तो कोई हाइड्रोलिक जंप नहीं बनता। वाटर को हवा में केवल थ्रो करते हैं, वाटर दूर जाकर गिरता है, तो बस केवल स्कोरिंग और फ्लो फेलियर नहीं करेगा, इसका इतना सही काम है। स्काई जंप वाटर को उल्टी बकेट में डाल के, फ्लिप बकेट में डाल के जंप करवा देते हैं ताकि पानी दूर जाके गिर जाए और क्या ना करे, स्कोरिंग और फेलियर ना करे। यही क्या हो जाता है, स्काई जंप बकेट। और स्काई जंप बकेट पता चल गया कब, जब GHC ज़्यादा हो। रोलर बकेट कब करेंगे, जब GHC कम बना अपना, जंप हाइट करो कि हाइट कम बनी, टेल वाटर करो ज़्यादा ऊंचा है, तो अपने पानी को फेंक के उस तक पहुंचाना है, तो रोलर बकेट। GHC ज़्यादा है, या तो अप्रोन को नीचे कर दो, अप्रोन के लेवल को, या फिर स्काई जंप बकेट लगा दो ताकि पानी को दूर ले जाके बस फेंकना है अपने को, ताकि स्काउरिंग और फ्लोरिंग फेलियर ना करे। ये अपने डिवाइसेस कंप्लीट हो गई। अब अपन पढ़ेंगे वाटर लॉगिंग। पहले भी अपन वाटर लॉगिंग पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में, आज वाटर लॉगिंग को गहराई से पढ़ेंगे थोड़ा। ठीक है, क्या है इसमें, बड़ी बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं, हमने पढ़ भी रखा है, तो थोड़ा सा और ग्रूमिंग करते हैं इसको, वाटर लॉगिंग को। हमने केवल मोटा मोटा पढ़ा था, आज उसका कुछ डेरिवेशन है, सब सरफेस ड्रेनेज है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। और इसमें कहा था टाइल ड्रेनेज या सब सरफेस ड्रेनेज, ज़मीन के अंदर अपन पाइप बिछा के और वाटर लॉगिंग की समस्या को ख़त्म करेंगे, वही चीज़ पढ़ेंगे अपन। थोड़ा ठीक है थोड़ा सा।
बाकी बेसिक बेसिक चीज़ें हैं अपने को आती हैं, तो इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। और टॉपिक होता है थोड़ा आजकल एग्जाम के लिए, बच्चे इसको पढ़ के नहीं जाते हैं। इसी चीज़ का फ़ायदा एग्जामिनर उठाता है। अपन वाटर लॉगिंग एक्चुअल समस्या है ये। फील्ड में जाके आप देखोगे कभी कोई लो लाइंग एरिया हुआ या कोई फ्लैट फ्लैट टेरेन हुआ, तो वहाँ वाटर लॉगिंग की समस्या होती है। तो अपन पढ़ते हैं इसको थोड़ा थोड़ा। पहले तो अपन जो पढ़ गए पहले चैप्टर वाला, उसको थोड़ा सा और पढ़ते हैं। सलाइन सॉइल मतलब सॉल्ट ज़्यादा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी, 4000 माइक्रो मोह पर सेंटीमीटर से ज़्यादा आ गई, तो क्या बोल देंगे अपन उसको, सलाइन सॉइल बोल देंगे। सॉल्ट आपस में न्यूट्रलाइज हो रखे हैं। सॉल्ट बहुत सारे हैं, CaCO3 हो गया, MgSO4 हो गया, इस टाइप के सारे सॉल्ट हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 4000 माइक्रोमोल पर सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गई, सलाइन सॉइल आ गई। हमें पता है ये वैल्यू। तो कैसे बन जाता है, खेत ऐसे दिखने लग जाते हैं, सॉल्ट ऐसे जमा हो जाते हैं, वाइट क्रस्ट। यही है एफ्लोरेसेंस, सॉल्ट सरफेस पर आकर डिपोजिट हो जाएंगी। हाउ दीज अफेक्ट्स द प्लांट्स, क्लोराइड और सल्फेट ये क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं और पानी पेड़ पौधे खींच नहीं पाते। प्लांट्स कांट अब्जॉर्ब वाटर और प्लांट कांट एक्सट्रैक्ट द वाटर फ्रॉम देयर रूट्स। ठीक है, एक समस्या तो ये हो गई सलाइन सॉइल की। दूसरी समस्या क्या है, एल्कलाइन सॉइल, सोडिक सॉइल भी बोलते हैं अपन इसको। क्या ज़्यादा होता है इसमें, सोडियम प्लस। किससे नापेंगे अपन, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज से। एच आर किसकी प्रॉपर्टी है, इरीगेशन वाटर की प्रॉपर्टी करेक्टरिस्टिक्स है, इरीगेशन वाटर की, नॉट द सॉइल। एच आर क्या था, सोडियम प्लस डिवाइड बाई कैल्शियम 2 प्लस प्लस का मैग्नीशियम 2 प्लस डिवाइड बाई 2। इसमें लिखेंगे इसकी वैल्यू को, वैल्यू इक्विवेलेंट पर लीटर में। वैल्यू हमने याद की थी 0 से 10, 10 से 18, 18 से 26 एंड ग्रेटर देन 26। ग्रेटर देन 26 हो जाए तो अपन ऐसे वाटर को यूज नहीं करेंगे। ये हो गया एच सोडियम अब्जॉर्प्शन रेशियो। सॉइल के केस में अपन कर देंगे ESP, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। इसकी वैल्यू 5 तो ठीक रहती है, तो ग्रेटर देन 15 हो जाए तो अपनी हो जाती है एल्कलाइन सॉइल या सोडिक सॉइल। आइडिया है अपने को। pH कितना बढ़ जाता है, एल्कलाइन टाइप में चला जाएगा तो 8.5 से 10 हो जाता है। हो गया, अपना आइडिया है। ब्लैक एल्कली, इस वाले सॉइल को बोलते हैं ब्लैक एल्कली। मेजर क्या क्या है इसमें, Na2CO3 सोडा, इसी से सोडिक सॉइल बोलते हैं। मोस्ट हार्मफुल केमिकल है सॉइल के लिए। NaCl लेस्ट हार्मफुल है। तो Na2CO3, Na2SO4, NaCl ये ऑर्डर ऑफ हार्म है टू सॉइल। Na2CO3 हो गया तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि सोडियम तो सभी में है। इसमें सोडियम की 2 पार्टिकल हैं, 2 आयन्स हैं। तो Na2CO3 सबसे ज़्यादा हार्मफुल है। सभी होते वाइट कलर के ही हैं, सोल्यूबल साल्ट्स हैं, लेकिन सॉइल को ब्लैक कर देते हैं बिकॉज ऑफ सोडियम प्लस। ठीक है, क्या इफेक्ट करते हैं, सॉइल स्ट्रक्चर को डैमेज कर देते हैं। कल हमने पढ़ा भी था पहले चैप्टर में, सॉइल डिस्पर्स हो जाती है, इसमें सॉइल बिखरने लग जाती है। और क्या पढ़ा था हमने, एल्कली सॉइल के नुकसान पड़े थे हमें, ये तो डिस्पर्स कर देती है। और क्या करती है, देख लेते हैं थोड़ा सा, मुझे भी अभी चीज़ें इतनी याद नहीं हुई है। क्या करती है, क्या करता है ये, हाँ ये रहा। सॉइल डिस्पर्स होने लग जाती है, परमेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, एरेशन डिक्रीज हो जाती है, सॉइल बिकम्स हार्ड। तो परमेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, एरेशन डिक्रीज हो जाती है। ठीक है गाइस, सॉइल के स्ट्रक्चर को पूरा खराब डैमेज कर देता है। ये देखो ऑनलाइन से उठाया था, सलाइन सॉइल। सलाइन सॉइल इज सॉइल विद एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट्स। सोडिक सॉइल
एक्सचेंजेबल सोडियम सोल्ट्स, ठीक है, contains sodic soil contains more sodium and than other cations, mainly contains compounds of magnesium, calcium sulfate, chlorides, potassium, सब सारे salts होते हैं saline soil में, formed when salt accumulated in the soil in the high concentration, कितनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो जाती है, ग्रेटर देन 4000 माइक्रोमोहो पर सेंटीमीटर, और ये फॉर्म्ड व्हेन सोडियम आयंस लीच्ड थ्रू द सॉइल रिमेन्स बाउंड टू क्ले पार्टिकल, ठीक है, ईएसपी कितनी हो जाती है, ग्रेटर देन 15। तो हमने सलाइन सॉइल पढ़ लिया, हमने एल्कलाइन सॉइल पढ़ ली फिर से। अब आता है वाटर लॉगिंग। क्या है वाटर लॉगिंग? वाटर लॉगिंग सिंपल सी चीज़ है, जब ग्राउंड वाटर टेबल GWT ग्राउंड वाटर टेबल रूट जोन के बहुत पास आ जाए तो क्या हो जाता है, रूट जोन के पास आने से रिजल्टेड इनटू सॉइल पोर्स पानी से भर जाते हैं, पूरे पानी से फिल हो गए, सबमर्ज कंडीशन में आ गई सॉइल, और ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, किनको, प्लांट्स को, प्लांट्स रूट से ही अपना एरेशन या रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन चाहिए होती है उनको, तो ये सफोकेशन टू द प्लांट्स हो जाता है ऑक्सीजन नहीं मिलने से, तो क्रॉप की ग्रोथ रिड्यूस हो जाती है। डू यू नो, देखो डू यू नो पॉइंट लिखा है, प्लांट्स नीड्स ऑक्सीजन ऑल्सो, प्लांट्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम रूट्स, प्लांट्स नीड मोर ऑक्सीजन देन वाटर एंड मोर वाटर स्टॉप्स, अगर ज़्यादा पानी आएगा तो एरेशन रुक जाएगी क्योंकि पोर सारे फिल हो चुके हैं पानी से, और प्लांट सफोकेशन शुरू हो जाता है, यील्ड कम हो जाती है, यील्ड तो चाहिए हमें प्लांट से, क्रॉप से, यील्ड रिड्यूस हो जाती है। अब देखते हैं कि वाटर लॉगिंग की समस्या होती क्यों है। वाटर लॉगिंग की पहली समस्या तो होती है कि इम्परवियस लेयर है नीचे, नीचे क्ले टाइप की लेयर है, तो बारिश हुई, नीचे पानी इरिगेशन किया, नीचे पानी जा ही नहीं रहा है, ऐसी समस्या क्ले टाइप की सॉइल में देखने को मिलती है कि इम्परवियस लेयर है बिलो, ऊपर तो सैंड है, नीचे क्ले लेयर है, क्ले लेयर इम्परवियस लेयर होती है, पानी को इनफिल्ट्रेट नहीं होने देती है, पानी को ऊपरी रखती है, तो होगी वाटर लॉगिंग। टेरेन क्या है, आपका फ्लैट है, आपका पानी ड्रेन हो गया, जा ही नहीं पा रहा बाहर, ड्रेनेज की व्यवस्थाएं पुअर है, कैनाल से सीपेज, ये बहुत बड़ी समस्या है, सीपेज फ्रॉम कैनाल, इसलिए जहाँ भी कैनाल होती है उसके आसपास एरिया में वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिलती है, इसलिए कैनाल कमांड एरिया में क्या होते हैं, प्रोन टू वाटर लॉगिंग होता है, कैनाल कमांड एरिया होता है, कैनाल कमांड एरिया मतलब कैनाल के आसपास का एरिया, ये क्या होता है, प्रोन टू वाटर लॉगिंग। हमने इरिगेशन ज़्यादा कर दिया, इरिगेशन सफिशेंट क्वांटिटी में करना चाहिए था, हमने और इरिगेशन कर दिया, क्या समस्या आ गई, वाटर लॉगिंग की समस्या आ गई, फ्लडिंग कर दिया, फ्लडिंग आ गई, बाढ़ आ गई, वाटर लॉगिंग की समस्या आ गई। पुअर कल्टीवेशन प्रैक्टिस, पुअर कल्टीवेशन प्रैक्टिस में भी वाटर लॉगिंग की समस्या आती है, हमने बार बार क्या बोया, राइस बोया, चावल को खूब पानी चाहिए होता है, और होगी वाटर लॉगिंग की समस्या। अब आते हैं कि वाटर लॉगिंग की समस्या, हमने कारण तो देख लिए कि वाटर लॉगिंग से होता क्या क्या है, एक तो हमें पता है यील्ड कम हो जाती है, तो और क्या क्या फ़र्क होते हैं और क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। पहला तो आता है एग्रीकल्चर इफेक्ट्स, एग्रीकल्चर इफेक्ट्स में रूट रेस्पिरेशन कम हो जाता है, यील्ड कम हो जाती है। दूसरी क्या होती है, ज़मीन में सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की अनअवेलेबिलिटी हो जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, इन सबके साइकिल चलते हैं, और साइकिल किसके थ्रू चलते हैं, बैक्टीरिया के थ्रू चलते हैं, तो बैक्टीरिया ही कहाँ है, सॉइल्स के अंदर है, वो किससे भर गई, पूरा पानी से भर गई, तो बैक्टीरिया को ही एयर से ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो बैक्टीरिया को ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो एरोबिक रिएक्शन मान लो, ये एरोबिक रिएक्शन होती है, नहीं मिल पा रही, तो हो गया काम अपना ख़त्म। जैसे न्यूट्रिएंट्स का साइकिल चलता है, जैसे अमोनिया से नाइट्राइट बनता है, फिर नाइट्रेट बनता है, विदाउट ऑक्सीजन क्या होगा, ये नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस होगी ही नहीं, तो नाइट्रोजन सल्फर को बैक्टीरिया बनाते हैं, ऑक्सीजन चाहिए, जब ऑक्सीजन ही नहीं होगी, एरेशन ही नहीं होगा, तो न्यूट्रिएंट्स की अनअवेलेबिलिटी हो जाएगी।
एक तो ये एग्रीकल्चर का इफेक्ट हो गया, रूट रेस्पिरेशन नहीं होगा और न्यूट्रिएंट्स की अनअवेलेबिलिटी हो जाएगी। क्या था कि सॉइल पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या वाटर लॉगिंग से? हाँ, इरिगेशन वाटर के अंदर क्या था, सॉल्ट्स थे। पानी बढ़ते 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 कहाँ आ गया, ऊपर आ गया, सॉइल के टॉप तक आ गया। अब क्या था, जो पानी था वो तो उड़ गया, ये पीछे कौन छोड़ गया, सॉल्ट छोड़ गया, सैलिनिटी बढ़ गई सॉइल की, सैलिनिटी बढ़ जाती है सॉइल की ड्यू टू कैपिलरी राइज ऑफ वाटर, सॉल्ट्स क्या आ गए, टॉप पे आ गए। क्लाइमेट इफेक्ट क्या होते हैं, कहते हैं कि सॉइल ठंडी हो जाती है, पोर्स पोरिफिल हो जाते हैं, बैक्टीरियल की एक्टिविटी स्लो हो जाती है, एनोरिबिक कंडीशन में चले जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स फॉर्मेशन स्लो हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। हेल्थ इश्यू क्या आते हैं, वाटर लॉगिंग की समस्या होगी, मच्छर तो आएंगे आएंगे, मॉस्किटो ही मॉस्किटो बन जाती है। तो क्या समस्या आई अपने इफेक्ट ऑफ वाटर लॉगिंग की, एग्रीकल्चर की, पता है अपने को कि एयर ही नहीं है, रूट्स रूट्स रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहे, यील्ड कम हो गई, बैक्टीरिया है सॉइल के अंदर, न्यूट्रिएंट साइकिल डिस्टर्ब हो गया, न्यूट्रिएंट्स की अनअवेलेबिलिटी हो गई, सॉइल इफेक्ट, सैलिनिटी इंक्रीज हो गई, क्लाइमेट इफेक्ट वही सेम, बैक्टीरियल एक्टिविटी कम हो गई, हेल्थ इश्यू, मॉस्किटो आ गए। अब देखो क्या कहते हैं कि वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी दोनों ट्विन प्रॉब्लम है, दोनों एक साथ आती है। वाटर लॉगिंग होगा, पानी ऊपर आएगा, पानी ऊपर आएगा तो पानी तो हो सकता है कि ऊपर वाला पानी इवेपोरेशन से इवेपोरेट होके उड़ जाए, साथ पीछे कौन छोड़ जाएगा, सॉल्ट छोड़ जाएगा, सॉल्ट्स क्या हो गए, फिर इंक्रीज हो गए। वाटर ऊपर आता है वाटर लॉगिंग में, साथ में सॉल्ट भी आते हैं, क्योंकि क्या है सॉल्ट्स, सॉल्ट्स तो पानी के अंदर डाइल्यूटेड है, इवेपोरेशन से पानी तो उड़ जाता है, लेकिन सॉल्ट क्या रह जाते हैं, सरफेस पे रह जाते हैं, इसलिए सैलिनिटी भी बढ़ जाती है। तो वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी आर ट्विन प्रॉब्लम। कहाँ ज़्यादा समस्या आती है, स्पेशली डेंजरस व्हेन इन क्ले सॉइल्स एंड फ्लैट टेरेन हो, सॉइल क्ले हो, ड्रेनेज पुअर, फ्लैट टेरेन हो, ड्रेनेज पुअर, होगी समस्या, वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी की समस्या आ गई। अब आते हैं कि कुछ कंट्रोल करने के भी मेजर हैं कि इनके, कैसे कंट्रोल किया जाए। कंट्रोल करने के तरीके देखते हैं, क्या क्या कंट्रोल करने के तरीके हैं। जिस चीज़ से हो रहा था उसी को कंट्रोल कर लेते हैं अपन। एक तो कैनाल से हो रहा था, हम लोग कैनाल की क्या कर दो, लाइनिंग कर दो। सीपेज से हो रहा था वाटर लॉगिंग, तो कैनाल की लाइनिंग कर दो, सीपेज नहीं होगा, वाटर लॉगिंग नहीं होगी। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम लगा दो, चाहे सरफेस ड्रेनेज लगा दो, चाहे सब सरफेस ड्रेनेज लगा दो। सब सरफेस ड्रेनेज को टाइल ड्रेनेज भी बोलते हैं, यानी अंडरग्राउंड परफोरेटेड पाइप्स टू लोअर द ग्राउंड वाटर टेबल। तो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम आ गया। इरिगेशन की इंटेंसिटी बढ़ा दो, इरिगेशन को रिड्यूस कर दो। इसे हुआ था वाटर लॉगिंग, ओवर इरिगेशन से हुआ था, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन रिड्यूस कर दो, बार बार पानी मत दो, सफिशिएंट अमाउंट में पानी दो। इंटरसेप्टिंग ड्रेन वही बस टाइल ड्रेन मान लो, सब सरफेस ड्रेनेज मान लो। पंपिंग कर दो, जो पानी वाट ऊपर आ रहा है पंप करके हटा दो, पंपिंग से हो गया। क्रॉप को रोटेट करो, ये होती है गुड कल्टीवेशन प्रोसेस। ऐसा नहीं कि एक बार राइस बोया, इस बार खरीफ में, अगली बार खरीफ में फिर राइस बो दिया, नहीं, अगली बार वहाँ पे क्या बो दो, बाजरा बो दो खरीफ की फसल में। जैसे क्रॉप को रोटेट करना, ये गुड कल्टीवेशन प्रैक्टिस होती है। या फिर लीचिंग कर दो। लीचिंग क्या है, एक्स्ट्रा इरीगेशन देके, एक्स्ट्रा इरीगेशन तो हो ही गया, पानी आ ही गया, प्लस क्या कर दो, ड्रेनेज कर दो। यही क्या होती है, लीचिंग प्रैक्टिस होती है। इसके लिए करते हैं, सैलिनिटी को रिड्यूस करने के लिए करते हैं, सॉल्ट्स को हटाने के लिए लीचिंग करते हैं अपन। सॉल्ट्स को कैसे हटाएंगे,
इवेपोरेशन से मान लो पानी तो सारा हट गया, सॉल्ट्स रह गए पीछे, तो क्या करूँगा, पहले एक्स्ट्रा इरिगेशन वाटर अप्लाई करूँगा। एक्स्ट्रा इरिगेशन वाटर अप्लाई करूँगा तो पानी हो गया प्लस सॉल्ट्स इसमें घुल गए। ड्रेनेज लगाऊंगा, ड्रेनेज की फैसिलिटी अप करूँगा, तो सॉल्ट्स प्लस पानी कहाँ हो गया, ड्रेनेज के थ्रू बाहर हो गया। ये होती है लीचिंग। लीचिंग भी अपने को आइडिया लग गया क्या होती है लीचिंग। तो डिस्क्राइब ब्रीफली द वेरियस मेथड अडोप्टेड एज एंटी वाटर लॉगिंग मेजर्स। यही है एंटी वाटर लॉगिंग मेजर्स। वाटर लॉगिंग में क्या करना है आपको, ग्राउंड वाटर टेबल कम करना है, सैलिनिटी आपको रिड्यूस करनी है, दोनों, क्योंकि साथ में आई थी दोनों प्रॉब्लम, वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी की प्रॉब्लम साथ में आई थी, साथ में हम इनको कंट्रोल कर लेंगे, कैनाल लाइनिंग कर लेंगे, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम करेंगे, इरिगेशन की इंटेंसिटी कम कर देंगे, क्रॉप रोटेशन करेंगे, ब्लीचिंग कर देंगे और ट्यूबवेल से पानी हटा देंगे। बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं। अब अपन क्या करेंगे, क्या चीज़ें हैं देखो, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग की क्या क्या इफेक्ट होते हैं, ये क्वेश्चन आता है। देखा था हमने, एग्रीकल्चर की समस्या रहती है, यील्ड कम हो जाती है, क्यों हो जाती है, रूट्स की रेस्पिरेशन से, रूट रेस्पिरेशन हो नहीं पाता, यील्ड कम हो गई। और क्या हो गया, तो न्यूट्रिएंट्स का साइकिल था वो डिस्टर्ब हो गया, एक एग्रीकल्चर की समस्या हो गई। दूसरी क्या समस्या थी, वाटर लॉगिंग, पानी ज़्यादा हो गया, सैलिनिटी की समस्या हो गई, साथ में बैक्टीरियल एक्टिविटी ख़राब हो गई, बैक्टीरियल एक्टिविटी रिड्यूस हो गई, मॉस्किटो आ गए। इतने तीन चार पांच पॉइंट अपने को आइडिया रहने चाहिए। इफेक्ट, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ वाटर लॉगिंग, जैसे 2020 में ही 5 नंबर का सवाल आया है। तो इफेक्ट ऑफ वाटर लॉगिंग, एग्रीकल्चर इफेक्ट, सोइल इफेक्ट, सैलिनिटी बढ़ जाएगी। वाटर लॉगिंग आते ही यानी वाटर इंक्रीज हो गया है, वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर टेबल इंक्रीज हो गई है, ये है वाटर लॉगिंग, प्लस सैलिनिटी भी इंक्रीज हो गई है। तो थोड़ी सी पहले डेफिनेशन लिख दो कि वाटर लॉगिंग होती क्या क्या है, और फिर इनके इफेक्ट देख लो, कंट्रोल के मेजर्स। अब आता है प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉगिंग। एक चीज़ और है, इफ वाटर टेबल इज एट अराउंड 1 to 1.5 मीटर बिलो सरफेस है, अपन मान के चलते हैं कि 1 मीटर मेरा रूट जोन होता है, रूट जोन डेप्थ मेरी 1 मीटर के अराउंड होती है। लेकिन कह रहा है कि अगर वाटर टेबल मेरी 1 से 1.5 मीटर भी बिलो है सरफेस, तब भी कैपिलरी फ्रिंजेज की वजह से वाटर लॉगिंग हो सकती है। कैपिलरी फ्रिंजेज भी अराउंड 1 मीटर की होती है। तो कैपिलरी फ्रिंजेज आया, 1 से 1.5 मीटर मेरा ग्राउंड वाटर टेबल था, मान लो ये क्या है मेरा सोइल सरफेस, ये मेरी रूट जोन है, ठीक है, ये मेरा ग्राउंड वाटर टेबल है 1 से 1.5 मीटर बिलो। ऐसे लगेगा कि यहाँ तो वाटर लॉगिंग की समस्या होगी नहीं, लेकिन कैपिलरी फ्रिंजेज से 1 मीटर का लगभग कैपिलरी फ्रिंजेस होते हैं लगभग, और पोर्स मेरे फिल हो जाते हैं। तो कैपिलरी फ्रिंजेस से भी वाटर लॉगिंग हो सकता है। सो वाटर टेबल शुड बी बिलो 1.5 से 2 मीटर बिलो सरफेस करेंगे टू अवॉइड वाटर लॉगिंग, ठीक है। इसने कि 1 मीटर डाउन कर दिया तो आप कहेंगे कि अरे ऊपर से ज़मीन तो सूख गई, वाटर लॉगिंग समस्या खत्म हो गई, नहीं। कैपिलरी फ्रिंजेस अराउंड 1 मीटर की हाइट तक रहती है कैपिलरी फ्रिंजेस, इनकी वजह से भी वाटर लॉगिंग हो सकती है। तो अपने को ग्राउंड वाटर टेबल थोड़ा और डीप करना पड़ेगा, 1.5 से 2 मीटर फ्रॉम सरफेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब आती है लीचिंग रिक्वायरमेंट। वाटर लॉगिंग प्लस सैलिनिटी को हटाने के लिए क्या करेंगे अपन, सैलिनिटी को हटाएंगे पहले, पहले बार सैलिनिटी को हटाते हैं, वाटर लॉगिंग की समस्या को भी हटा देंगे। क्या है लीचिंग रिक्वायरमेंट, हाउ मच एक्स्ट्रा वाटर नीडेड सो दैट सैलिनिटी बिकम्स अंडर कंट्रोल। पहले हम सैलिनिटी को हटाते हैं, एक्स्ट्रा वाटर प्रोवाइड करके सॉल्ट्स को नीचे वॉश आउट करना, इसी को क्या कहते हैं, लीचिंग। रिमूवल ऑफ सॉल्ट्स बाय मीन्स ऑफ फ्लडिंग, पहले फ्लडिंग करके सॉल्ट्स को क्या कर दो, डिजोल्व कर दो, सॉल्ट्स डिजोल्व हो जाएंगे, और फिर इनको नीचे परकुलेट करके और ड्रेनेज के थ्रू हटा दो।
ड्रेनेज के थ्रू हटा दूँ। यही क्या है, लीचिंग है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, प्रॉपर ड्रेनेज चाहिए, तो इसलिए लीचिंग प्लस ड्रेनेज साथ में आती है। लीचिंग अकेला मतलब ऐसा नहीं है कि लीचिंग अकेला मतलब आपको एक्स्ट्रा वाटर प्रोवाइड कर दिया, एक्स्ट्रा इरिगेशन कर दिया तो आप बोलोगे लीचिंग हो गई, नहीं, उस एक्स्ट्रा वाटर को हटाना भी है, सॉल्ट्स को डिजोल्व करके उस एक्स्ट्रा वाटर को हटाना है। तो ये सब पार्ट हो गया लीचिंग प्लस ड्रेनेज। अब आती है कि लीचिंग रिक्वायरमेंट क्या है। अपन पहले चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं, अपन कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट पढ़ी थी, उसके बाद आपने पढ़ा था कि नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। इसमें क्या था, कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट प्लस का लीचिंग रिक्वायरमेंट। तो ये लीचिंग रिक्वायरमेंट क्या है, लीचिंग रिक्वायरमेंट है डेप्थ ऑफ ड्रेन्ड डिवाइड बाय डेप्थ ऑफ वाटर ऑफ इरिगेशन वाटर। इरिगेशन वाटर में क्या क्या होगा, कंजप्टिव यूज प्लस का डेप्थ ऑफ ड्रेन। जो डेप्थ ऑफ ड्रेन है यही है, यही लीचिंग के लिए जो पानी चाहिए वो यही है, डेप्थ ऑफ ड्रेन। तो इसी को ड्रेन करेंगे अपन, बाकी तो कंजप्टिव यूज हो जाएगा। तो हमने इरिगेशन वाटर प्रोवाइड किया जिसमें क्या क्या था, कंजप्टिव यूज था प्लस का डेप्थ ऑफ ड्रेन था। कंजप्टिव यूज पेड़ पौधे ने यूज कर लिया, प्लांट्स ने यूज कर लिया, डेप्थ ऑफ ड्रेन ये लीचिंग वाला के लिए यूजफुल है, इसको अपन ड्रेन आउट कर देंगे अपन। ठीक है, तो लीचिंग रिक्वायरमेंट को हमने ऐसे डिफाइन किया कि डेप्थ ऑफ ड्रेन, वाटर की डेप्थ है जो अपन ड्रेन करेंगे, और डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। डेप्थ ऑफ इरिगेशन क्या आ गई, कंजप्टिव यूज प्लस का डेप्थ ऑफ ड्रेन आ गई। तो लीचिंग रिक्वायरमेंट क्या आ गई, डेप्थ ऑफ ड्रेन को क्या लिख दिया, डेप्थ ऑफ इरिगेशन माइनस कंजप्टिव यूज फिर डिवाइड बाई डेप्थ ऑफ इरिगेशन, तो 1 माइनस यू बाई डी आई आ गया, सिंपल सा है। तो अब इसमें एक और चीज़ क्या आती है, लीचिंग रिक्वायरमेंट को अपन कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट। कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट के रेस्पेक्ट में भी अपन इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि अगर मैं वाटर की डेप्थ बढ़ाऊंगा, सॉल्ट्स तो मेरे पास फिक्स हैं, सॉइल के अंदर सॉल्ट्स हैं ये तो मेरे फिक्स हैं, तो मैं पानी ज़्यादा दे दूँ, तो पानी मान लो डेप्थ ऑफ ड्रेन यहाँ तक थी, एक मिनट डेप्थ ऑफ ड्रेन यहाँ तक बढ़ा दी, तो मेरी सॉल्ट की कंसनट्रेशन कम हो गई। तो डेप्थ अगर बढ़ाऊंगा कंसनट्रेशन कम, इसलिए इसको लीचिंग रिक्वायरमेंट हमने देखा डेप्थ ऑफ ड्रेन डिवाइड बाई डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर। इरिगेशन में क्या आएगा, कंजप्टिव यूज प्लस का डेप्थ ऑफ ड्रेन। ठीक है, अब इसको उल्टा करके लिख दिया, कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन इरिगेशन वाटर डिवाइड बाई कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स इन ड्रेन्ड वाटर। क्यों, क्योंकि डेप्थ इज प्रोपोर्शनल टू 1/c, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब कंसनट्रेशन को हम अपना हमेशा किस में करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में ही मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इरिगेशन वाटर डिवाइड बाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ड्रेन्ड वाटर। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ड्रेन्ड वाटर या तो दी हुई होगी या अपन इसको मान लेते हैं 2 टाइम्स ऑफ ई सी ई। ई सी क्या है, लिखा हुआ है सेचुरेटेड सॉइल एक्सट्रैक्ट। सेचुरेटेड कंडीशन में कितनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उसका 2 टाइम्स अपन अज्यूम कर लेते हैं। तो ऐसे करके अपनी सारी लीचिंग रिक्वायरमेंट की चीज़ें आ गई। अपने को याद यही रखना है, नॉर्मल देखेंगे लीचिंग रिक्वायरमेंट कितनी होगी, हाँ भाई ये तो डेप्थ ऑफ ड्रेन जितना मुझे एक्स्ट्रा पानी चाहिए डिवाइड बाई डेप्थ ऑफ इरिगेशन। अच्छा इसको ऐसे लिख दो, डेप्थ ऑफ इरिगेशन क्या होगा, सी यू प्लस का डेप्थ ऑफ ड्रेन। मैं इसको लिखता हूँ ऐसे 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 लिखता हूँ, डेप्थ ऑफ इरिगेशन माइनस का कंसेप्ट यूज, और नीचे क्या लिखता हूँ, डेप्थ ऑफ इरिगेशन, ताकि ये डेप्थ ऑफ इरिगेशन कट जाए, 1 माइनस का सी यू बाई डी आई हो जाएगा। और इसी को कंसंट्रेशन फॉर्म में लिख दिया और इसी को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फॉर्म में लिख दिया। ये ध्यान रखना है कि डेप्थ इज प्रोपोर्शनल टू 1/c, और एक फॉर्मूला ये रखना है, बस 2 फॉर्मूले याद रखोगे सारी चीज़ निकल के आ जाएंगी। इसका एक देखो क्वेश्चन देख लो, क्या क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दी हुई है सेचुरेटेड एक्सट्रैक्ट की, ठीक है।
25% रिडक्शन इन यील्ड ऑफ क्रॉप हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इरिगेशन वाटर दी हुई है। व्हाट विल बी द रिक्वायरमेंट डेप्थ ऑफ वाटर टू बी अप्लाइड टू द फील्ड इफ द कंजप्टिव यूज इरिगेशन दिया हुआ है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वैल्यू ऑफ लीचिंग वाटर में भी सुटेबली अज्यूम्ड। हम 2 टाइम्स ऑफ ECD की ना मान लेंगे, 2 टाइम्स ऑफ ECE मान लेंगे। अब इसको चालू कहाँ से करें? लीचिंग रिक्वायरमेंट क्या होती है? डेप्थ ऑफ ड्रेन्ड वाटर डिवाइड बाई डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर। इसको मैं कंसंट्रेशन फॉर्म में लिखूंगा, CI/CD। इसको मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फॉर्म में लिखूंगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी I डिवाइड बाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ड्रेन्ड वाटर। ये कह रहा है कि इसको अपने हिसाब से जो मान लो। इन्होंने ECE की वैल्यू दे रखी है, तो मैं ECD की वैल्यू कितनी मान लूँगा? 2 टाइम्स ऑफ ECE मान लूँगा। ये पता है मुझे, ये पता है, मैं लीचिंग रिक्वायरमेंट निकाल लूँगा। फिर मुझे लीचिंग रिक्वायरमेंट डेप्थ के टर्म में पूछिए मुझे, डेप्थ ऑफ ड्रेन डिवाइड बाई डेप्थ ऑफ इरिगेशन। ये अपना बेसिक फॉर्मूला है। डेप्थ ऑफ ड्रेन को क्या लिखूंगा मैं? डेप्थ ऑफ इरिगेशन माइनस का CU, डेप्थ ऑफ इरिगेशन 1 माइनस का CU बाई DI आ गया। ये क्या आ गया? लीचिंग रिक्वायरमेंट। ये पता है, CU पता है, डेप्थ ऑफ इरिगेशन निकाल ले जाऊँगा। क्या पूछा इसने? व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ वाटर टू बी अप्लाइड टू द फील्ड। बड़ा ही आसान सा चीज़ें थी, ऐसे करके अपन सोल्व कर लेंगे। अब क्या है? अब ड्रेनेज पे आते हैं। लीचिंग हमने देख लिया, लीचिंग रिक्वायरमेंट कितनी है। लीचिंग मतलब सैलिनिटी को हमने डिजोल्व कर लिया, जो भी सॉल्ट्स थे हमने इसको डिजोल्व कर लिया। अब अपने को ड्रेन करना है। ड्रेन करने के फिर 2 मेथड हैं। ड्रेनेज करने के पहले तो फ़ायदे देख लो, क्या क्या फ़ायदे हैं। एक बार मैं ओवर इरीगेशन वाले को, जो भी मैं सॉल्ट्स को डिजोल्व किया हूँ, वाटर लॉगिंग की जो समस्या है, सबका सब सॉल्यूशन ड्रेनेज। ड्रेनेज कर दूंगा तो क्या आएगा? बेटर एरेशन आएगा, पेड़ पौधे अच्छे से सांस ले पाएंगे, रेस्पिरेशन अच्छा कर पाएंगे, यील्ड बढ़ाएंगे। बेटर एरेशन और रेस्पिरेशन, तो अपन एरेशन लिख देंगे। रूट्स डीप होंगी पेड़ पौधों की, अगर पानी ऊपर ही नहीं मिलेगा तो थोड़ा रूट्स डीप जाएंगी, ये भी एक फ़ायदा है। रूट्स क्या होंगी? डीप होंगी। यील्ड अच्छा मिलेगा, एरेशन अच्छा होगा। और क्या होगा? सॉल्ट्स हमने डिजोल्व कर दिए, सॉल्ट्स को हमने हटा भी दिया, तो मोर यील्ड आएगा, सैलिनिटी भी लेस आएगी, बैक्टीरियल एक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। तो सारे पॉइंट्स इसमें आ गए। ये फायदे हैं ड्रेनेज के। ड्रेनेज कितने टाइप की होती हैं? सरफेस ड्रेनेज, फिर से सब सरफेस ड्रेनेज। रिमूवल ऑफ सरफेस वाटर, सरफेस ड्रेनेज में क्या करेंगे? जो सरफेस वाटर है वो सरफेस वाटर को रिमूव कर देंगे। जैसे सरफेस वाटर कहाँ से आएगा? रेनफॉल से आया, इरीगेशन हमने ज़्यादा कर दिया, या फ्लड वाटर से आया। क्या क्या है इसके? ओपन ड्रेन से करेंगे। क्या है ये? शैलो सरफेस ड्रेन, डीप सरफेस ड्रेन। शैलो सरफेस ड्रेन कहाँ यूज़ करेंगे? कहीं रन ऑफ कलेक्ट करना है उसमें यूज़ कर लेंगे। डीप सरफेस ड्रेन में क्या करेंगे? लार्ज रन ऑफ कैरी करते हैं। और क्या रिमूव कर देते हैं? सीपेज वाटर को, स्टॉर्म वाटर को भी रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अपने को पता है सरफेस ड्रेनेज ओपन ड्रेनेज से करेंगे, और शैलो सरफेस ड्रेन, डीप सरफेस ड्रेन ज़्यादा काम की नहीं है। ये पता है कि रेनफॉल वगैरह, इरीगेशन एक्सेस हो गया, फ्लड वाटर था, इसको हटाने के लिए सरफेस ड्रेन कर देंगे। सरफेस के ऊपर ऊपर ही हम पाइप लगा देंगे और उनके थ्रू अपन ड्रेनेज कर देंगे। अब इम्पोर्टेंट पार्ट आता है सरफेस ड्रेनेज। सब सरफेस ड्रेनेज में क्या है? क्या रिमूव करता है? रिमूव सब सॉइल ग्राउंड वाटर टेबल। ये पूरी पूरी ग्राउंड वाटर टेबल को ही लोअर करने के काम आता है। वाटर लॉगिंग में क्या हुआ था? ग्राउंड वाटर टेबल अप हो गई थी, अब उसको लोअर करना ग्राउंड वाटर टेबल को किससे करेंगे? सब सरफेस ड्रेनेज से करेंगे। इसका नाम क्या है? टाइल ड्रेनेज। टाइल ड्रेन क्या किया? रिक्लेम कर दिया हमने वाटर लॉग्ड एरिया। वाटर लॉग्ड लैंड थी, वाटर लॉग्ड लैंड क्या थी? सरफेस के ऊपर ही पानी आ गया था, हमने नीचे पानी पाइप डाली सरफेस के अंडर में, और तो ये पानी ऐसे इनमें ड्रेन आउट होके और ड्रेन आउट हो गया। यही क्या है? टाइल ड्रेन। क्या हो जाता है इससे? रिक्लेम वाटर लॉग्ड लैंड। क्या करती है ड्रेन? ड्रेन क्रिएट्स लो प्रेशर।
एंड वाटर फ्लोज टुवर्ड्स ड्रेन। वाटर तो कहाँ से फ्लो करेगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। तो ट्रेन में पानी चला गया, तो ट्रेन से पानी को हमने बाहर एरिया में ड्रेन आउट कर दिया। अब इसमें क्या होता है, पहले मान लो ग्राउंड वाटर प्रोफाइल ऐसी थी, हमने नीचे लगाई टाइल्स या ड्रेन्स, कुछ एक स्पेसिफिक स्पेसिंग पे लगाई, स्पेसिंग कुछ स्पेसिफिक डेप्थ पे लगाई, जितनी डेप्थ पे लगाएंगे उतनी स्पेसिंग लगाएंगे। ये दो ही डिजाइन क्राइटेरिया है इसकी, स्पेसिंग डिसाइड कर लो टाइल ड्रेन की, एंड किस डेप्थ पे लगानी है ये डिसाइड कर लो। तो ड्रॉ डाउन करो, ऐसे बन के आ जाता है कि जहाँ ड्रेन है ऑलरेडी वहाँ तो पानी सबसे ज़्यादा ड्रेन आउट होगा, यहाँ तो सबसे पहले पानी यहीं का तो जाएगा, और फिर धीरे धीरे करके पानी इधर से फ्लो होता हुआ आएगा। तो ये क्या बन जाता है, ड्रॉ डाउन करो बन जाता है। ड्रॉ डाउन करो बन गया। अब आता है टाइल ड्रेन थ्योरी। आज का लास्ट टॉपिक है टाइल ड्रेन थ्योरी। बस कुछ नहीं है, पानी को बाहर निकालना है। क्या है इसमें देखो, लेआउट कैसे करेंगे अपन, ड्रेन्स को लेआउट कैसे करेंगे। लेआउट करने के भी कई तरीके हैं, नेचुरल सिस्टम, ग्रिड आयरन, नालियों को बिछाने का मतलब ड्रेन्स को बिछाने के तरीके हैं, हेरिंग बोन मेथड, डबल मेन मेथड। नेचुरल सिस्टम में क्या करते हैं, नेचुरल स्लोप को फॉलो कर लो, जैसे टोपोग्राफी है, रोलिंग टोपोग्राफी है, उसको जैसी नेचुरल टोपोग्राफी है उसी को फॉलो करते हुए लेआउट कर दो टाइल ट्रेन को, उसको नेचुरल सिस्टम बोल देते हैं। ग्रिड आयरन क्या होता है, मेन पाइप हो गए, लेटरल पाइप हो गए, ग्रिड आयरन बन गया। इसको क्या बोल दिया, ग्रिड आयरन बोल दिया। कहाँ यूज होती है, फ्लैट टेरेन में यूज होती है। हेरिंग बोन मेथड क्या होता है, जो मेन पाइप है वो डिप्रेशन में होता है, बाकी पाइप ऐसे स्लोप में उठी रहती है। इसको क्या बोल दिया, हेरिंग बोन मेथड ऑफ लेइंग आउट ऑफ टाइल ड्रेन और सब सरफेस ड्रेन। डबल मेन क्या होता है, जैसे मान लो कोई वैली है, तो वाइड वैली है, एक मेन पाइप से काम नहीं चलेगा, दो मेन पाइप लगा दो, बाकी लेटरल्स लगा दो। इसको क्या बोल दिया, डबल मेन मेथड। सिंपल सा है। एक होता है ड्रेनेज कोफिशिएंट। ड्रेनेज कोफिशिएंट क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर ड्रेन्ड इन 24 आवर्स। इसको क्या बोल दिया, ड्रेनेज कोफिशिएंट बोल दिया। बस टाइल ड्रेन की कैपेसिटी को डिफाइन करने का एक तरीका है ड्रेनेज कोफिशिएंट, कि 24 घंटे में कितना पानी बाहर निकाल के फेंक देगा, इसी को बोल दिया ड्रेनेज कोफिशिएंट। यूजुअली 1% होता है ऑफ एनुअल रेनफॉल का। जैसे इंडिया में 120 सेंटीमीटर की लगभग एनुअल रेनफॉल होती है, आपको पता है। कई लोग 119 सेंटीमीटर बोलते हैं, 120 सेंटीमीटर बोलते हैं। इसका अगर 1% कितने दिन में निकाल दे, एक दिन में निकाल दे, तो इसको कितना पानी, लगभग हम चाहते हैं कि 1% निकाल दे इसका एक दिन के अंदर। 1% कितना आ जाएगा, 1.2 सेंटीमीटर पर डे। ये क्या हो गया, ड्रेनेज कोफिशिएंट। सिंपल सा था, ड्रेनेज कोफिशिएंट, अमाउंट ऑफ वाटर ड्रेन्ड इन 24 आवर्स। अब आता है डिजाइन करना है अपने को टाइल ड्रेन। डिजाइन के लिए केवल दो चीज़ें, क्या है, मुझे ड्रेनेज के बीच की स्पेसिंग बता दो, किस डेप्थ पे इंस्टॉल करना है वो बता दो। डेप्थ के लिए पहले देख लेते हैं। अगर मान लो हमने कम डेप्थ पे ही टाइल ड्रेन बिछा दी, तो ग्राउंड वाटर टेबल लोअर नहीं होगी, कम ही लोअर होगी। यहाँ है, हमने यही टाइल ड्रेन डाल दी, तो इतना ही पानी लोअर कर पाएंगे जो इसके बीच का पानी है। हेड भी कम मिलेगा इसमें, तो ये इतनी एफिशिएंट नहीं होती। जितनी डेप्थ बढ़ाते जाएंगे उतना ही हेड बढ़ता जाएगा और ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेंगे। अगर डेप्थ स्लो होगी, ग्राउंड वाटर टेबल ज़्यादा लोअर नहीं होगी। अगर डीप डाल दिया, अगर डेप्थ डीप है, कॉस्टली भी पड़ेगा अपने को और मेंटेनेंस भी डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए डेप्थ कहते हैं ऑप्टिमम डेप्थ डालो और बियॉन्ड रूट जोन डालो, ताकि ऊपर अपन जब भी, एक तो रूट्स ड्रेन्स के अंदर जाके क्लॉग ना करें, क्लॉगिंग की समस्या खत्म हो गई रूट जोन के बियॉन्ड डालेंगे तो। और क्या होगा,
और अपने कल्टीवेशन भी आराम से साथ साथ में कर सकते हैं। ये हो गया ऑप्टिमम डेप्थ बियॉन्ड रूट जोन। डेप्थ ऐसे डिसाइड होती है। तो टाइल ड्रेन यूजुअली 1 से 1.5 मीटर बिलो ग्राउंड होता है। रूट जोन कितना होता है? लगभग 1 मीटर होता है। 1 से 1.5 मीटर बिलो टाइल ड्रेन डाल देते हैं। बट शुगर कैन एंड कॉटन के केस में क्या होता है? रूट्स इनकी डीप होती है। अब डीपर ड्रेनेज कर देंगे अपन, थोड़ा ज़्यादा खोद के डाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ड्रेन डेप्थ जितनी डेप्थ डीप होगी, जितना डीप डालेंगे उतनी इफेक्टिव, लेकिन साथ में कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन भी बढ़ती है और मेंटेनेंस भी डिफिकल्ट हो जाती है। इसलिए ऑप्टिमम डेप्थ डिसाइड कर लेते हैं। ये डेप्थ अपने निकालनी नहीं होती, दी होती है, बस रूट जोन के बियॉन्ड डाल दो। अब आती है स्पेसिंग, बच गई है अपनी। डेप्थ हमने देख लिया कि डेप्थ कैसे वेरी करती है, डेप्थ कैसे अफेक्ट करती है चीज़ों को। एफिशिएंसी को मान लो, जितना डीप डालूंगा हेड मेरा उतना बढ़ेगा और उतनी ही मेरी इफेक्टिव होगी। रूट जोन से बियॉन्ड डालूंगा। शुगर कैन और क्या थी, कपास थी क्या? शुगर कैन और कॉटन के केस में इनकी रूट्स डीप होती हैं, तो मैं ड्रेन का डाल दूंगा, थोड़ी सी और डीप कर दूंगा। जितनी ज़्यादा डीप करूँगा उतनी ज़्यादा इफेक्टिव तो होंगी, ड्रेनेज उतना ही अच्छा होगा, लेकिन इंस्टॉलेशन की कॉस्ट बढ़ जाएगी और मेंटेनेंस में डिफिकल्टी। अब आता है स्पेसिंग। स्पेसिंग ज़्यादा मतलब बीच का एरिया ज़्यादा, वो वाटर लॉग ही रह जाएगा। यहाँ मान लो सरफेस है और सरफेस के ऊपर ही ग्राउंड वाटर टेबल आई हुई है, हमने एक यहाँ डाली एक यहाँ डाली, तो कैसे मूव करता है वो? ड्रॉ डाउन करो, ऐसे मूव करता है। ये तो फिर भी वाटर लॉग एरिया रह गया। मैंने पास पास ही डाल दी तो इंस्टॉलेशन की कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी, इसलिए मैं ऑप्टिमम में डालता हूँ, ताकि मेरा जो बीच वाला पार्ट है वो भी वाटर लॉग एरिया ना रहे। स्पेसिंग ज़्यादा तो बीच का एरिया वाटर लॉग रह जाएगा, स्पेसिंग कम कॉस्टली हो जाएगा, इसलिए इस डिज़ाइन करती हूँ मैं ऑप्टिमम स्पेसिंग पे। फॉर्मूला एक सिंपल सा है, स्पेसिंग बराबर का 4k/Q B² माइनस का A²। इसमें बस इस Q की डायमेंशन का ध्यान रखना होता है। डायमेंशन ऑफ Q, K क्या है? परमेबिलिटी। S क्या है? स्पेसिंग। B और A क्या है? बता देते हैं अभी। ये इम्परमेबल लेयर है नीचे, ठीक है। ये सोइल की सरफेस है ऊपर। 1 से 1.5 मीटर, क्या 1 मीटर क्या होगी मेरी रूट जोन डेप्थ होगी। इसके नीचे डाला हमने, ये टाइल ड्रेन डाल दी। टाइल ड्रेन का सेंटर कहाँ से? इम्परवियस लेयर से। क्या हो गया? ए आ गया। और बीच में जो मैक्सिमम एरिया है, मैक्सिमम जो मेरी डेप्थ है ड्रॉ डाउन की, उसको मैं बी बोल दूँगा। कहाँ से? इम्परमेबल लेयर से। ये मेरी स्पेसिंग होगी एस, और मुझे कुछ चाहिए नहीं। ये ड्रॉ डाउन कर्व हो गया, तो एस बराबर क्या आ जाएगा? 4k/Q। एस बराबर 4k/Q B² माइनस का A²। इसी फॉर्मूले से मैं सारी चीज़ें निकाल ले जाऊँगा। यूनिट का ध्यान रखना है इसमें। डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ है Q। यहाँ से भी एक एस का टर्म आएगा इन एरिया कैलकुलेशन, बताएंगे अभी कैसे आएगा। आप ये फॉर्मूला याद कर लो, सारे टाइल ड्रेन के कोई फॉर्मूला आएगा, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बी कहाँ से है? इम्परवियस लेयर से। किसकी दूरी? ड्रॉ डाउन एरिया का जो पीक है उसकी डिस्टेंस। ए क्या है? टाइल ड्रेन के सेंटर से इम्परवियस लेयर की डिस्टेंस या डेप्थ। अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। बड़ा शानदार सा क्वेश्चन आया हुआ है 2009 में। क्या पूछा है इसमें? वाटर टेबल इन ए कैनाल कमांड रिसीव्स ए रिचार्ज एट ए डेप्थ एट ए रेट ऑफ 2.5 mm पर डे। ठीक है। सब सरफेस डिच ड्रेन डिजाइन करनी है। स्पेसिंग है 2 किलोमीटर की स्पेसिंग होती है। मुझे लग रहा था कोई यही 10-12 मीटर की स्पेसिंग होती होगी, लेकिन 2 किलोमीटर की स्पेसिंग है। ठीक है भाई, लगभग 2-2 किलोमीटर की स्पेसिंग होती है फॉर द सब सरफेस ड्रेनेज। ठीक है। एस्टिमेट द मैक्सिमम राइज ऑफ वाटर टेबल एट ए स्टडी स्टेट। मतलब क्या निकालना है? मैक्सिमम राइज ऑफ वाटर टेबल एट ए स्टडी स्टेट। ये मतलब बी निकालना है मुझे। गिवन हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ द सोइल,
10 मीटर पर डे के एरिया है। डेप्थ ऑफ इम्परवियस लेयर बिलो इनिशियल वाटर टेबल पोजीशन 20 मीटर दे दी है। ये वाटर टेबल की पोजीशन से 20 मीटर की डेप्थ मुझे दे दी है इम्परवियस लेयर की। और assume the ditches to be fully penetrating, मतलब हमने डिच है वो यहीं रखी है, ड्रेन है वो इम्परवियस लेयर के नीचे ही रखी है, इम्परवियस लेयर पे ही रखी है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, बी की वैल्यू निकालनी है, ये 20 मीटर दिया हुआ है, एस बराबर 4k/q पी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ए दिया हुआ सिंपल सा, बी हमने निकालना है, ए वैल्यू 0 दे दी है। मैं क्यू पे आता हूँ। क्यू क्या दिया हुआ है मेरे को 2.5 mm पर डे दिया हुआ है। okay? इसको मैं एरिया से मल्टीप्लाई करूँगा। एरिया क्या आएगा इसका एस इंटू 1 आएगा, स्पेसिंग इंटू यूनिट वेट, यूनिट लेंथ तो लूँगा क्योंकि क्यू की डिजाइन, क्यू की यूनिट क्या थी मीटर क्यूब पर डे पर मीटर, यानी मीटर स्क्वायर पर डे ही चाहिए मुझे। ये तो 1 ले लिया क्योंकि अंदर की साइड में 1 मान रहा हूँ, और ये मैं एरिया एस मान, जो स्पेसिंग है वो एस मान रहा हूँ। तो एरिया कितना आ जाएगा एस इंटू 1। तो ये एस है 2.5 इंटू 10⁻³ आएगा। जैसे भी और देखते आराम से करते हैं इसको, सोल्व किया हुआ देखो। क्यू क्या आएगा 2.5 mm पर डे, 2.5 इंटू 10⁻³ इंटू एरिया। क्यू क्या होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, देखो तो वेलोसिटी टाइप का दिया हुआ उसने, क्यू बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी। उसने वेलोसिटी तो दी हुई है, कितनी दी हुई है 2.5 mm पर डे। एरिया मुझे अभी देखना है, एस इंटू 1 ले लूँगा, दो ट्रेन के बीच की स्पेसिंग इंटू 1। कैसे, एक मान लो एक और ट्रेन है, इस ट्रेन का इफेक्टिव एरिया कितना होगा, इधर s/2, इधर s/2, पूरा कितना हो गया एस, अंदर की साइड में कितना ले लूँगा 1 मीटर, कितना हो गया मेरा एरिया एस इंटू 1। बस एक इसी चीज़ का ध्यान देना है यहाँ पे। एस बराबर 4k/q इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए जीरो हो गया, कितना बचा 2000 किलोमीटर। ये क्यू क्या था 2.5 इंटू 10⁻³ इंटू एस इंटू 1, एस इधर जाएगा तो एस स्क्वायर हो जाएगा, बस बी की वैल्यू आ जाएगी 15.8 मीटर। और इसने कितना डेरिवेशन करके क्वेश्चन किया, अपने डेरिवेशन करके नहीं करना है, सारे क्वेश्चन इसी से बन जाएंगे, बस एक यूनिट का ध्यान रखना है। एस बराबर 4k/q बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है। स्पेसिंग, परमेबिलिटी, डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, मतलब जो मैं ड्रेन लगा रहा हूँ इसके अंदर की साइड तो मैं वो यूनिट लेंथ ले लूँगा। और ये मेरा एक टाइल है, कितना एरिया कवर करेगा ये एस, इधर s/2, इधर s/2, टोटल कितना हो जाएगा एस, ये 1। तो बस मुझे क्यू इस हिसाब से डिसाइड करना है, क्यू बराबर ए इंटू वी दिया हुआ था, ए कितना हो जाएगा एस इंटू 1, और क्यू हो जाएगा, क्यू निकालना है तो ये बस 1 मीटर ले लिया ना, 1 मीटर, तो ये क्यू हो जाएगा, एस इधर आ जाएगा, तो अपना आंसर आराम से आ जाएगा। टाइल ड्रेन में कभी भी डरना नहीं है। अब एक ही फॉर्मूला है, एस बराबर, मैं पहले बोर्ड रहता था, मुझे पता ही नहीं होती थी क्या क्या चीज़ें होती हैं। बी कहाँ से, इम्परवियस लेयर से कहाँ तक की दूरी, ड्रॉ डाउन करोगे टॉप तक की दूरी, तो पीक ड्रॉ डाउन है, मतलब ड्रॉ, यहाँ ड्रेन है, यहाँ ड्रेन है, तो मिड में तो पीक आएगा, उसकी डिस्टेंस ए ड्रेन की डिस्टेंस, कहाँ से इम्परवियस लेयर से,
ए परमेबिलिटी पता चल गई, क्यू पता चल गया, पर यूनिट है, ऐसी स्पेसिंग पता चल गया, बी और ए सारा पता चल गया। तो इस वाले पेज में तो कुछ ज़्यादा चीज़ें थी नहीं, सारा थ्योरेटिकल था। होप सो तुम्हें समझ में आया होगा। एक बार चीज़ें फिर से देख लेना। हमने सलाइन एल्कलाइन सारा देख लिया, वाटर लॉगिंग देख लिया, वाटर लॉगिंग करंट देख लिए, करंट कुछ नहीं है वाटर लॉगिंग हमें। साथ में इसमें सलाइन, जब भी कुछ चीज़ लिखो साथ में सैलिनिटी जरूर लिखना, क्योंकि दोनों ट्विन प्रॉब्लम होती है। चाहे इसके इफेक्ट लिखो, चाहे कॉजेज लिखो, चाहे इसके कौन सी चीज़ें लिखो, कंट्रोल मेजर्स लिखो, तो उसमें सैलिनिटी के भी साथ में लिखना। ब्लीचिंग सैलिनिटी के लिए करते हैं। ये सब बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं। ब्लीचिंग रिक्वायरमेंट हमने पढ़ ली। ब्लीचिंग रिक्वायरमेंट भी आज तक मैं हमेशा से कंफ्यूज रहा हूँ, हो सकता है तुम ना कंफ्यूज हो। ब्लीचिंग रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा वाटर ब्लीचिंग के लिए आया है, ड्रेन क्योंकि इसको ड्रेन करेंगे, डेप्थ ऑफ ड्रेन डिवाइड बाई डेप्थ ऑफ इरीगेशन। टोटल इरीगेशन वाटर में से कितनी डेप्थ मैं ब्लीचिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो ये ब्लीचिंग रेशियो हो गया। क्या हो गया, डेप्थ ऑफ ड्रेन डिवाइड बाई डेप्थ ऑफ इरीगेशन। डेप्थ ऑफ इरीगेशन में क्या क्या चीज़ें आएंगी, डेप्थ ऑफ इरीगेशन बराबर कंजप्टिव यूज़ प्लस का ड्रेन डेप्थ, यही तो मैं ब्लीचिंग के लिए यूज़ करूँगा। ठीक है, ओके। फिर क्या था, जितनी ज़्यादा डेप्थ बढ़ेगी वाटर की कंसनट्रेशन उतनी कम होगी। ब्लीचिंग रिक्वायरमेंट डेप्थ ऑफ ड्रेन डिवाइड बाई डेप्थ ऑफ इरीगेशन था, अब कंसनट्रेशन ऑफ इरीगेशन वाटर डिवाइड बाई कंसनट्रेशन ऑफ ड्रेन वाटर हो जाएगी। तो इसको अपन देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पे। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ड्रेन वाटर कितने ले देते हैं अपन, 2 टाइम्स ऑफ सेचुरेटेड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये या फिर सवाल में दिया होगा या फिर अपन अज्यूम कर लेंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दी हुई होगी, लीचिंग रिक्वायरमेंट निकाल लेंगे कैसे भी करके। दो फॉर्मूले हो गए, ये एक अलग फॉर्मूला है लीचिंग रिक्वायरमेंट का, ये एक अलग फॉर्मूला है, आपस में चीज़ें इधर से उधर करवाता रहेगा वो। लीचिंग अकेला नहीं होता, साथ में ड्रेनेज भी जरूरी है। ओके गाइज, अपने 1-2 पेज बचा हुआ है, कल करने की कोशिश करते हैं पूरा। अब तो आसान आसान सी चीज़ें बची हैं, थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा बचा है। ओके गाइज, मिलते हैं कल।